इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML को यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। जब भी यूज़र आपके इस फॉर्म को फिल करेगा और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ये डेटा आपको गूगल के एक्सेल शीट के ऊपर रिसीव हो जाएगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली एक आइडिया हो जाए कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप यहाँ पे क्या बना करके रेडी करने वाले हो और फाइनली जो हमारा आउटपुट यहाँ पे रहने वाला है वो किस तरीके से उसकी वर्किंग है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ अपने फॉर्म के अंदर और यहाँ पे ये मुझे कहता है टाइप योर नेम। तो मैंने यहाँ पे डेटा को फिल कर दिया है। जेंडर मैंने यहाँ फीमेल पे टिक लगाया। करंटली यहाँ पे आप देख सकते हो शिवानी शर्मा नाम का कोई एंट्री नहीं है और ना ही यहाँ पे है। ये पेज जो है ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट के ऊपर रिफ्रेश होता है, लेकिन अगर आपको खुद चेक करना है तो आप भी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक किया। कन्फर्मेशन मैसेज मेरे पास आ चुका है और अगर मैं यहाँ आकर के देखूंगा तो शिवानी सिंह की एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है। लाइव डेमो ये वो जो भी मैंने टाइप किया था वो एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये डेटा हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड प्रॉपरली ये हमारा इस तरीके से काम करता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। इस फॉर्म को क्रिएट करने के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहली बात तो आप इसको अपने वेबसाइट के किसी भी एरिया में लगा सकते हो कॉन्टैक्ट के सेक्शन में, और जो यूज़र का डेटा है वो आप अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने गूगल के एक्सेल शीट के ऊपर मंगा सकते हो। लाइफ टाइम तक ये आपके साथ रहेगा और कहीं भी ये डेटा आपका लॉस नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको डेटाबेस ये वो ऐसा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप इसको कर सकते हो और आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में बैठ करके अपने इस डेटाबेस को अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन करके बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले भी मैं ऐसे फॉर्म के ट्यूटोरियल्स करा चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको करा रखा है, जिसके अंदर आप फोटोग्राफ, चेक बॉक्स, ये सारे डिटेल्स को अपने डेटाबेस में भेज सकते हो MySQL के। और यहाँ पे मैंने उसको रिट्रीव करके दिखाया है, फेच करके दिखाया है, अपडेट करना सिखाया है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना सिखाया है। बहुत ही डिटेल में मैंने इसको सिखाया है। आप चाहें तो उसे फॉलो अप कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप डायरेक्टली चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको CRUD ऑपरेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप इसको देख सकते हो, ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इसको देखा हुआ है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का। आप जो मर्जी यूज़ करें, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। गूगल पे जाके आपको लिखना है डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट और इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे जाओगे फाइल में, ओपन फोल्डर में जा करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को आपको लोड कर लेना है, या फिर जो भी आपका फोल्डर है जिसके अंदर आप इस फॉर्म को बनाने वाले हो आप उसको यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ ला करके ड्रॉप करें। दोनों ही केसेस में आपका फोल्डर यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब मैं मेरे फोल्डर को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो करेंटली ये यहाँ पे खाली है। यहाँ पे आकर के आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करें, न्यू फाइल क्रिएट करें। मेक श्योर अपने फोल्डर के अंदर ही इस फाइल को क्रिएट करें और इसके बाद आपको जाना है फाइल और यहाँ से इसको सेव एज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ index.html। हम सिर्फ और सिर्फ HTML CSS को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। यहाँ से आपको इसको ऑल फाइल को टिक लगा देना है, ये आपको ऊपर मिलेगा और सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अब अगर आप अपने फोल्डर में आओगे तो एक index.html की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जूम करने के लिए कंट्रोल और माउस का व्हील जो है वो ऊपर नीचे घुमा रहा हूँ मैं। अगेन इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये फोल्डर आपको दिख जाएगा, फाइल दिख जाएगा। राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करें एंड अगेन आपको इसको सेव एज करना है। नाम जो मर्जी रखे, मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ स्टाइल, लेकिन डॉट के बाद वो आपका CSS होना चाहिए और मेक श्योर यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्टेड हो। इसके बाद सिंपली अपडेट के ऊपर क्लिक करें। दोनों फाइल मेक श्योर आपने सेव कर रखा हो और इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है HT और एंटर प्रेस करें। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का एक एडवांटेज ये है कि अगर आप यहाँ पे HT लिख करके एंटर करोगे तो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे लिख करके आ जाएंगी। यहाँ पे आपको टाइटल प्रोवाइड करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आकर के मैं अपने फॉर्म को ओपन कर रहा हूँ। आप देखोगे index.html यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये चेंज करना है और इसकी जगह पे कुछ और दिखाना है, ये भी बड़ा सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे कहा साइबर वॉरियर्स फॉर्म। आप अपने हिसाब से रखें जो भी आपका प्रोजेक्ट हो। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। बहुत ही ईजी था इसको करना। अब ये जो मेरा स्टाइल शीट का फाइल है ये बेसिकली मेरी CSS की एक सेपरेट फाइल है। इसको मुझे HTML के साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए आप क्या करोगे, हेड टैग क्लोज होने से पहले डजेंट मैटर यहीं पे लिख दो। एक लाइन ऊपर लिखो, एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो। मेन मुद्दा ये है कि वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, हेड स्टार्टिंग एंड हेड क्लोजिंग। तो आप किसी भी जगह पर लिख सकते हो। यहाँ पे आकर के मैंने एंटर प्रेस किया और लाइंस को कुछ सेपरेट किया।
इसके बाद आपको यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करना है। लिंक रिलेशन आपका रहेगा स्टाइल शीट और यहाँ पे रेफरेंस के अंदर आपका उसका नाम, हमारे केस में उसका नाम क्या है, स्टाइल, डॉट के बाद CSS। उसके बाद आप आ जाओगे अपने स्टाइल शीट के अंदर और यहाँ पे आपको टाइप करना है बॉडी, कि मैं बॉडी का स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे रेड। सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के आपको अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखना है तो कलर हमारा यहाँ पे रेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपका ये रेड कलर नहीं हुआ है, इट मीन्स आपने कोड में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है इस लाइन में या फिर इस लाइन में, उसको आप चेक करें। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बस टेस्ट करने के लिए था कि पेज हमारा सही से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम फटाफट से इस फॉर्म को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ अपने HTML फाइल के अंदर और जो बॉडी टैग है इसको मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके बीच में और एक डिव आपको क्रिएट कर लेना है। डिव बेसिकली डिवीजन होता है, एक पोर्शन होता है आपके वेब पेज के ऊपर। कोई भी इसका आपको क्लास दे देना है ताकि स्टाइलिंग हम यहाँ पे इसकी कर सके। अब डजंट मैटर, वो आप कंटेनर लिखो, हेलो लिखो, कुछ भी लिखो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे कहा है इसको कंटेनर। इसके बाद आ जाएंगे हम इसके बीच में और मैं कंटेनर को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी ताकि मैं इसकी स्टाइल शीट यहाँ पे बता सकूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले सीरीज़ को फॉलोअप किया है या पिछली वीडियोस को फॉलोअप किया है तो आपको पता होगा HTML एंड CSS के टैग्स एंड प्रॉपर्टीज़ अपने साथ कुछ मार्जिन, कुछ पैडिंग लेकर के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के लिए ना तो मुझे कोई मार्जिन चाहिए है और ना ही मुझे यहाँ पे कोई पैडिंग चाहिए है। इसी के साथ साथ बॉक्स साइजिंग को भी मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो CSS को समझने में तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको CSS के डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे, आप जा करके उसे देख सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे कंटेनर एक क्लास है तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने स्टाइल शीट में और इस जगह पे आकर के हमें लगाना पड़ेगा डॉट एंड उस कंटेनर को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका एक विड्थ एलोकेट करेंगे तो मेक श्योर विड्थ की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट रखें। तो विड्थ मैंने कह दिया 100%, आप बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एक हाइट एलोकेट करेंगे, वो भी करंटली मैं कहता हूँ 100% दिखना चाहिए। और एक बैकग्राउंड कलर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक हैश वैल्यू यानी कि कलर कोड का यूज़ कर रहा हूँ तो 001660 ये कह करके मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश किया तो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ऑलराइट, यहाँ पे हम पहले आगे का कोड करते हैं और फिर इसको हम देख लेंगे। इसको मैंने स्पेसिफाई किया कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा यानी कि फ्लेक्सिबल रहेगा ताकि ये जो हमारा फॉर्म है ये मोबाइल के ऊपर भी प्रॉपरली हमारा वर्किंग रहे। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे हम चीज़ें बनाने वाले हैं, जो हमारा बॉक्स रहेगा वो पेज के किस एरिया में रहेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर में है, तो ये जो मेरा कंटेनर है मैंने सेंटर में रखा हुआ है, या फिर जो मेरा फॉर्म है वो मैंने सेंटर में रखा हुआ है। राइट, अगर मैं इस पूरे को कंटेनर ट्रीट करूँ तो फॉर्म मेरा सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया कि जो आइटम्स होगा इसके अंदर अलाइनमेंट रहेगी उसकी, वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो अलाइंग आइटम्स मैंने यहाँ पे दिया इसको सेंटर, और इसी के साथ साथ मैंने जस्टिफाई कंटेंट को भी यहाँ पे सेंटर कर दिया। ऑलराइट, ये करंटली भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये जो हमने हाइट को 100% दिया है, इसकी जगह पे आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यूज़ कर लो, 100 VH का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो कलर कॉम्बिनेशंस हमारे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं एंड कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है वो मेरा कंटेनर हो गया। अब मुझे फॉर्म को क्रिएट करना है। तो ये जो वाइट कलर का एरिया है ये मेरा एक फॉर्म है, इसे हम कंटेनर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया, इसके डिव के अंदर आ करके मैंने यूज़ किया एक फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर मैंने इसको कुछ कोड प्रोवाइड किए। सबसे पहला काम मुझे जो करना है वो ये है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म नाम से एक कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टाइटल मैंने लिखा है, एक हेडिंग मैंने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप चाहें तो इस फॉर्म को यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो, ये बहुत ही इजीली रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ मैं और एक हेडिंग टैग हमने यूज़ कर लिया। लेट्स गो विद हेडिंग 3H3 और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इतना कह करके अगर मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे सेंटर में अलाइनमेंट इसकी आ चुकी है। सेंटर में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। इसी के साथ साथ मुझे कुछ इनपुट बॉक्स भी चाहिए हैं जिसके अंदर यूज़र हमारा कुछ ना कुछ टाइप कर सके, तो ये भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने पेज पे और यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया इनपुट टैग। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू आपका पहला वाला हो जाएगा टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स। इसमें एक प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ मैं। अब प्लेस होल्डर क्या चीज़ होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है टाइप योर नेम। जब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो यहाँ से गायब हो जाता है, तो ये चीज़ कहलाता है आपका प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया प्लेस होल्डर इक्वल्स टू टाइप योर नेम हेयर। तो आपके हिसाब से आपको जो सही लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने इसको कह दिया टाइप योर नेम हेयर। अगर मैं यहाँ पे आकर के आपको सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखोगे प्लेस होल्डर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपको इस लाइन को कॉपी करना है एंड 2-3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो अगला है हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो ईमेल है, उसके बाद है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ,
ईमेल के लिए दे देंगे हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, एंड उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो भी हमारे पास हम टेक्स्ट छोड़ देंगे। एंड प्लेस होल्डर के अंदर कह दिया मैंने इसको टाइप योर ईमेल हेयर, आप इसको ईमेल एड्रेस भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया नंबर। अगर हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये कुछ हमारे पास इस तरीके का डिज़ाइन आ चुका है। जो लास्ट वाला है इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ एंड कोड को थोड़ा यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ, और टैब दबा करके मैं इस जगह पे आ गया। अब जो मुझे क्रिएट करना है वो ये है, जिसमें सेलेक्ट बॉक्स है मेरे पास। HTML के अंदर हम इसे एक सेलेक्ट बॉक्स कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक सेलेक्ट टैग। तो मैंने कहा सेलेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने इसको ऑप्शन लगाया। सेलेक्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप उसमें से किसी एक ऑप्शन को यहाँ से टिक कर सकते हो। नहीं टिक करोगे तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट होकर के आएगा। तो यहाँ पे मैं आ गया एंड यहाँ आकर के मैंने कहा सेलेक्ट एन ऑप्शन। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है पहला मैसेज आप यहाँ पे क्या बना करके दिखाने चाहते हो। मैंने इसको प्रोवाइड किया सेलेक्ट एन ऑप्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे वही लिख करके आया। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया एंड अगेन हमने यहाँ पे ऑप्शन टैग जो है वो यूज़ किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसको BCA प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैंने इसको दिया BSc IT, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो। इसके बाद मैंने कर दिया इसको BTech कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे आकर कर दिया मैंने इसको BSc कंप्यूटर साइंस। अगर हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे एंड अपने वेब पेज के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं एंड बहुत ही ईजिली हमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसमें प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ पे मैसेज को टाइप करने के लिए एक बड़ा सा एरिया क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं एंटर प्रेस करके भी यहाँ पे टाइप कर सकूँ, क्योंकि आप इसके अंदर एंटर प्रेस नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल लाइन टाइप कर सकते हो, और जो अभी क्रिएट करना है वो हमें मल्टीपल लाइन्स के लिए करना है। तो ये कहलाता है हमारा टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे आकर के मैंने एक टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो यूज़ कर लिया। ये आपका क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आपका होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मेरी रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा इस तरीके का कुछ एडजस्ट किया जाए, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया कुछ रोज़ कुछ कॉलम्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कह दिया इसको रोज़ जो है वो 4 रहेंगे एंड इसी के साथ साथ इसका भी एक प्लेस होल्डर यहाँ पे प्रोवाइड किया, हाउ आई कैन हेल्प यू या हाउ वी कैन हेल्प यू, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। सिंपली इसको सेव करें, यहाँ आकर के रिफ्रेश करें तो आप चेक करोगे ये भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है एक बटन की, तो मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे एंड कोड को सेपरेट करके मैंने यहाँ पे बना लिया बटन, जिसका एक टाइप प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। आप इनपुट टाइप सबमिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। अब बटन इससे बन तो जाएगा बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, आप देखोगे ये फील भी नहीं होगा आपको बटन की तरह। तो इसके ऊपर एक मैसेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं बाहर आ गया और मैंने कहा सबमिट। आप टोटली अपने अकॉर्डिंग मैसेज को यहाँ पे रख सकते हो। तो बटन बन चुका है जिसके ऊपर सबमिट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हमें इसको थोड़ा सा सही बनाना है ताकि ये दिखने में कुछ इस तरीके का हो, क्योंकि करंटली ये आपका बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। ऑलराइट, अब इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हमने लगा रखा है एक फॉर्म टैग बना हुआ है, ये टैग है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अपने स्टाइल शीट में आकर के यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्टली पेस्ट कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी एक टैग है। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर सही किया जाए, तो मैंने कहा इसका जो बैकग्राउंड है वो रहेगा यहाँ पे वाइट। तो जो हमारा फॉर्म का एरिया है ना वो देखने में आपको वाइट मिलेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक रो बना हुआ है, एक के बाद एक ऐसा चला गया। मैं इसको कॉलम वाइज अरेंज करूँगा ताकि एक के नीचे एक देखने को मिले और वो देखने में भी थोड़ा सा हमें बेटर लगेगा। लेकिन अगर इसको कॉलम वाइज अरेंज करना है तो इसकी डिस्प्ले जो है हमें फ्लेक्स करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल, ताकि ये मोबाइल के ऊपर भी अच्छा दिखे। और यहाँ पे आकर के मैंने इसको कह दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये कॉलम वाइज प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे गैप प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड है और आपस में चिपक सा गया है। तो पैडिंग मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स प्रोवाइड किया। पैडिंग वगैरह जो है मैं आपको बाद में चेंज करके दिखाऊंगा, और जब हमारा पूरा बन जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे गैप आ चुका है, हम इसको बाद में और अच्छे से अरेंज करेंगे। इस फॉर्म को एक विड्थ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि करंटली ये काफ़ी छोटा सा है और कंजेस्टेड है, बहुत बेकार लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको विड्थ का, मैंने कहा पेज का 90% एरिया कंज्यूम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा देखने का आपको मिलेगा, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, डोंट वरी। ये बेसिकली मैंने विड्थ बताई है कि डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना। मोबाइल टैबलेट के ऊपर सही दिखना तो कुछ डिवाइस के ऊपर ऐसा जा सकता है, बट नीचे मैं इसको मैक्सिमम विड्थ के साथ इसको लिमिट प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने कहा इसको मैक्स विड्थ, लेट्स गो विद 600 पिक्सल्स। यहाँ पे आकर के मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो ये 600 पिक्सल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
अगर मैं आपको कंट्रोल एंड माउस व्हील घुमा करके दिखाऊं तो कोनों से आप देखोगे ये कर्व है, काफ़ी शार्प एजेस आपको देखने को मिलेंगे, सीधे सी ये कोना। मैं चाहता हूँ ये हल्का सा राउंडेड रहे। इस चीज़ के लिए आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। मेरी CSS प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने बहुत डिटेल में सिखा रखा है। लेट्स गो विथ 7 पिक्सल्स। आप 10 पिक्सल्स का यूज़ करें, 20 पिक्सल्स का यूज़ करें, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसलिए मेरा कम पिक्सल में भी काम बन जाता है। अब ये यहाँ पे हमारे पास कर्व हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूँ तो आप देखोगे जेंडर के अंदर मेल और फीमेल ये 2 बटन्स मेरे पास यहाँ पे अभी मिसिंग है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक रीसेट का बटन भी यहाँ पे मिसिंग है। तो पहले तो हम लोग इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ साथ इसका डिज़ाइन थोड़ा सा कंजेस्टेड, आप यहाँ पे देखोगे आपस में चिपका हुआ है। कंट्रोल माउस व्हील घुमा के अगर जूम करूँ तो आप देखोगे कंजेस्टेड है। कंट्रोल 0 से जूम वापस आपका 100% हो जाता है। तो ये जो कंजेस्टेड है इसको भी हमें यहाँ पे सही करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मुझे देखने में कुछ खास लग नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो फटाफट से हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं और इसको लुक को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो मेरा था आई थिंक H3 टैग था। अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको चेक करूँ तो आप देख सकते हो H3 हमने एक टैग क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने इसको कहा जो मेरा फॉर्म टैग है उसके अंदर जो मेरा H3 टैग है उसकी स्टाइलिंग मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहूँगा मैं, आप अपने अकॉर्डिंग करें। मैं यहाँ पे करंटली 25 पिक्सल्स को ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे आके सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो मैं चेक कर पा रहा हूँ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट सेंटर में रहे। CSS के अंदर भी आप इसको कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे आकर के सेंटर टैग का भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर जो आपका कंटेंट है वो सेंटर टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में आपको रखना है, ठीक है। तो आपका सेंटर टैग यहाँ पे आकर के क्लोज होगा। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो नीचे ये कंजेस्टेड और चिपका हुआ है। वहीं अगर यहाँ देखें तो एक गैप इस एरिया में मेंटेन है। तो नीचे की तरफ से यानी कि बॉटम में मैं एक मार्जिन इसको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया मार्जिन बॉटम। आप अपने अकॉर्डिंग रखें जितना आपको सही लगता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स रख रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे जा कर के हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे गैप मेंटेन हो चुका है। अब मुझे इन इनपुट बॉक्स को यहाँ पे सही करना है क्योंकि ये देखने में करंटली ख़राब लग रहा है। आई थिंक हमने ऊपर कुछ क्रिएट किया नहीं है, हमने फॉर्म के लिए क्रिएट किया हुआ है। अगर यहाँ आकर के देखें तो हमारे पास फॉर्म टैग है, फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट टैग है, उसी के अंदर हमारे पास सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो करंटली फॉर्म एंड उसके बाद हमारे पास इनपुट। तो यहाँ स्टाइल शीट में मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो मेरा फॉर्म टैग है, फॉर्म के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूँ वो ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रे कलर का या कोई भी एक कलर का आपको यहाँ पे ये आउटलाइन दिखेगा, बट इनिशियली हम इसको बॉर्डर कहते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और जो लाइन बन करके आती है वो कहलाता है आपका आउटलाइन। यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसकी ही मुझे रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा कलर वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया, इसकी एक बॉर्डर रहेगी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। आप अपने अकॉर्डिंग रखें जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोलन। ये प्रोवाइड करके अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखोगे ऐसा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल 0 से मैंने इसको वापस कर दिया एंड जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करना है। तो ब्लैक कर दिया मैंने इसको। सेव एंड रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो देखने में ये पहले से अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मार्जिन भी एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि चिपका हुआ है। टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से मार्जिन देना है। लेफ्ट और राइट में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर गैप है, नीचे गैप है और लेफ्ट में नॉर्मल सा मेंटेन किया हुआ है। तो आप चारों अलग अलग भी लिख सकते हो, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, ये वो। आप मेरे CSS के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसको डिटेल में भी सीख सकते हो। मैं शॉर्ट कोड का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कहा मार्जिन टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 के साथ पिक्सल नहीं भी लगाओगे तो भी आपका प्रॉपरली चल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप मेंटेन हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, मैं आपको जूम करके यहाँ टाइप करके दिखा रहा हूँ तो आप देखोगे ये बिल्कुल चिपक सा गया है और कोई गैप नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक गैप है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हल्का सा गैप मेंटेन है। ये देखो लेफ्ट में, नीचे, इसके ऊपर कंटेंट के साथ साथ। तो ये जो गैप है ना वो यहाँ पे नहीं है, ये पूरा चिपका हुआ है। इस चीज़ को हम पैडिंग कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको बोलूँ कि इनपुट का मुझे एक पैडिंग प्रोवाइड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स का, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो हर एरिया से 10 पिक्सल्स का पैडिंग यहाँ पे एलोकेट हो गया। कंट्रोल 0 से जूम मैंने यहाँ पे 100% कर दिया
और जब आप पैडिंग प्रोवाइड करोगे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि इसकी हाइट वगैरह बढ़ चुकी है। वो टोटली फाइन है, इसी तरीके से ये काम करता है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आउटलाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा है, ऐसा नहीं दिखाना मुझे। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको कह सकता हूँ कि आउटलाइन नन। तो मैंने यहाँ पे कहा आउटलाइन नन कि भाई जब क्लिक होगा तो कोई भी आउटलाइन अपनी मर्जी से मत दिखा। तो आप देख सकते हो वो जो ब्लैक कलर का पहले गाढ़ा गाढ़ा सा आ रहा है वो मिसिंग है, अब वो यहाँ से हट चुका है। ये जो है ये तो बॉर्डर है, इसको तो हमने नन किया ही नहीं है, इसको उल्टा हमने 1 पिक्सल दिखाया है, और ऐसी ही मेरी रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं और आप ध्यान से कंपेयर करो तो ये हमारा वाइट है, लेकिन ये आपका बहुत लाइट ग्रे है। आप देख सकते हो ये एरिया आपके लाइट ग्रे है। मुझे ऐसा ही बाकियों को भी बनाना है। ये करंटली वाइट है, आप ध्यान से देखो, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। मैं चाहता हूँ ये बहुत ही लाइट सा ग्रे रहे, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे रेड लगा दिया, वरना आप कहोगे लाइट कलर है तो आपको दिखा ही नहीं। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कलर कोड का यूज़ कर रहा हूँ, #F5 F5 F5। ये बहुत ही लाइट कलर है, जैसा आपका रेड लगा है ये भी लगेगा। अगर आप उसको नोटिस कर पाओ तो आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। कंट्रोल 0 से जूम मैंने वापस 100% कर दिया। मैं इसके अंदर जो भी टाइप कर रहा हूँ वो काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर के फॉन्ट साइज़ को मुझे इंक्रीज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा फॉन्ट साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैंने करंटली यहाँ पे 16 पिक्सल एलोकेट किया। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा करके देख सकते हो, आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा, सीधे से आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हम 16 या 15 की तरफ जा सकते हैं, जो कि दिखने में नेचुरल लगे और काफ़ी अच्छा लगे। तो ये काम भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स और इन बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे सही करना है। और राइट, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना तो यही एज इट इज़ चीज़ मुझे इस सेलेक्ट बॉक्स के लिए भी चाहिए है और इसके लिए भी चाहिए है, टेक्स्ट एरिया के लिए भी, कि हाँ भाई इसके अभी आउटलाइन आ जाए और ये भी दिखने में कुछ ऐसा ही लगे। तो यहाँ पे आकर के जो मेरा फॉर्म और इनपुट है मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा। अब अगर हम कंपेयर करें तो फॉर्म टैग इनपुट वाला काम पूरा हो गया। अब रहता है सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा फॉर्म के अंदर ही एक सेलेक्ट टैग है, उसको भी ऐसा कर दे। आप डायरेक्ट सेलेक्ट लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट अगर ना चले तो जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख देना। तो आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा। मैंने कहा इसी के साथ साथ फॉर्म के साथ जो टेक्स्ट एरिया एक टैग मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यही रख। अगर मैं सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये भी हमारा देखने में अच्छा लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो पिछला जो आपने कहीं पे टाइप किया होता है वो आपको सजेशंस मिल रहे होते हैं। मुझे ऐसा कोई भी सजेशन यहाँ पे नहीं दिखाना, तो फॉर्म टैग में आकर के आप यहाँ पे लगा सकते हो ऑटो कंप्लीट ऑफ। आप इसको ऑफ कर दो तो वो आपका सजेशंस नहीं दिखाएगा। ऑफ काम ना करे तो आप फॉल्स रख सकते हो, तो आपका ड्रॉप डाउन में कुछ भी यहाँ लिख करके नहीं आएगा जो भी आपने पहले कभी किसी फॉर्म के ऊपर टाइप किया होगा। अब हम यहाँ पे इस बटन को करेक्ट करते हैं ताकि देखने में ये थोड़ा सा हमें बेटर लगे। आप देख सकते हो कलर इसका ग्रीन है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद CSS में आते हैं और इसको मैंने स्पेसिफाई किया। जो मेरा फॉर्म टैग है उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने बटन टैग का यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको कहता हूँ कि इसको भी एक पैडिंग प्रोवाइड करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं 15 पिक्सल्स एलोकेट कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैंने कहा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहने वाला है यहाँ पे ग्रीन। इतना कह करके मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ऑल राइट, आप चेक कर सकते हो। मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर का है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैंने स्पेसिफाई किया, इसके ऊपर का जो कलर है वो हो जाएगा हमारे पास वाइट। इसी के साथ साथ उसका फॉन्ट साइज़ जो है हम कर देते हैं यहाँ पे 16 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख सकते हो। सेव एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ तो पहले के मुकाबले ये देखने में बेटर लग रहा है। और सबमिट की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ सेंड, ताकि ये देखने में हमें बेटर लगे। तो यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो हमें यहाँ पे देखने में। आई थिंक हम इसको 18 पिक्सल कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो पहले के मुकाबले में बेटर है। इसी के साथ साथ जो बॉर्डर हमने बाकियों का लगा रखा है इसके लिए भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक मैंने बाकियों में लगाया है या नहीं लगाया है, नहीं लगाया, तो इसके बॉर्डर को हम यहाँ पे 0 कर देंगे क्योंकि करंटली इसका एक बॉर्डर मुझे देखने को मिल रहा है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है, क्लिक करने पे अजीब सा लग रहा है। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ से मिसिंग हो जाएगा। हो सकता है क्लिक करने पे ये स्टिल दिखाई दे, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन को भी यहाँ पे नन कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं आपको इस बटन के ऊपर जा करके दिखाऊँ तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि ये बटन है। यहाँ भी माउस का पॉइंटर सेम है,
यहाँ ले जाने पे भी वही एरो बन करके आ रहा है। तो ये लिंक की तरह फील हो, इसके लिए हम इसके कर्सर को चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा कर्सर पॉइंटर। अब अगर यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जाती एक पॉइंटर आ रहा है, एक हाथ बन करके आ रहा है, ताकि फील हो कि हाँ भाई ये हमारा क्लिकेबल है। तो अब तक हमने इसके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे आकर के इस वाले में देखें और मैं आपको जूम करके चेक कराऊँ तो आप देखोगे बटन के जो कॉर्नर्स हैं, जो इसके एजेस हैं, ये एक्चुअली राउंडेड है। और अगर यहाँ पे आकर के देखोगे तो आप देख सकते हो ये हमारा शार्प एज है। कॉर्नर्स आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल टाइप का। तो मुझे इसकी तरह इसे भी यहाँ पे कॉर्नर करना है। इस चीज़ के लिए आप आ जाओगे अपने स्टाइल शीट में, यानी कि CSS के फाइल में, एंड यहाँ पे आकर के जो हमारा फॉर्म बटन है ना, इस जगह पे आकर के आपको अप्लाई करना है बॉर्डर रेडियस। जो भी आपको सही लगता है उतना आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग करें, जो भी आपको देखने में बेटर लगे। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो मैं यहाँ पे आकर के इसको 10 पिक्सल्स एलोकेट कर रहा हूँ। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे अच्छा लग रहा है। कंट्रोल 0 से मैंने जूम वापस 100% कर दिया। तो ये भी हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हो एक रीसेट का बटन भी है, जो मुझे इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्रिएट करना है। सो इस चीज़ के लिए मैं आता हूँ अपने HTML के फाइल में, एंड जो भी कोड हमने यहाँ पे बटन के लिए किया है इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के पेस्ट करेंगे, एंड इस मैसेज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीसेट। अब रीसेट लिख देने से आपका बटन रीसेट नहीं बन जाता। दोनों बटन कंजेस्टेड हो गए हैं, उसको इग्नोर करें। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ, रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये रीसेट नहीं हुआ, ये सबमिट हो गया। इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर आपका एक क्वेश्चन मार्क जुड़ गया, ठीक है। तो ये रीसेट नहीं हुआ, ये सबमिट कर देगा। हम चाहते हैं वो रीसेट हो जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कोई क्वेश्चन मार्क ऊपर नहीं है, मैं यहाँ फिल करता हूँ, रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये एरर दे रहा है फिलहाल के लिए। मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैंने कुछ फिल किया, सेंड पे क्लिक किया, और अगर हम इसको रिक्वायर्ड ना रखते तो ये सेंड हो जाता और क्वेश्चन मार्क का एक सिंबल देगा। लेकिन रीसेट में हमें ऐसा नहीं करना। आप देख रहे हो ये रीसेट नहीं हो रहा, यानी कि ये सबमिट की तरह काम कर रहा है कि भाई पहले इसको भरो तो मैं सबमिट करने दूंगा, और ऐसी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप आपको सबमिट नहीं देना, इसको रीसेट देना है, ठीक है। इनपुट टाइप आपका रीसेट रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं कुछ यहाँ फिल करता हूँ, सबमिट पे क्लिक होगा तो नहीं होने देगा, लेकिन रीसेट बटन आपका प्रॉपरली यहाँ पे काम करेगा, एंड कोई भी क्वेश्चन मार्क ऊपर आपको क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो रीसेट बटन को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ज़रा इसको कलर को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के पहले तो मैं इसको एक क्लास स्पेसिफाई कर देता हूँ। क्लास के अंदर जो मर्जी नाम रख दो, मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको एज इट इज़ कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आकर के उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे मैंने कहा इसको फॉर्म टैग के अंदर एक बटन है, एंड बटन के अंदर मैंने इसको कहा डॉट रीसेट नेम से एक क्लास है। उसके लिए मैंने कहा जो कलर है वो रहेगा हमारा रेड। सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे करंटली ये काम नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे प्रॉब्लम किया हुआ है। अगर हम चाहें तो इस बटन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो भी हमारा ये प्रॉपरली काम करेगा। मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अगर आपको चेंजेस देखने को ना मिले, अपने वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करें, ये प्रॉपरली आपको देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है आपस में, और इसके बीच में कुछ गैप मेंटेन करना है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ये बटन की हाइट यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोवाइड कर दिया है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पहला बटन है ना, इसके बाद मैंने इसको एक मार्जिन प्रोवाइड कर दिया कि भाई जब बटन बन चुका है तो उसके बाद मार्जिन बॉटम नीचे की तरफ से 10 पिक्सल का गैप जो है वो मेंटेन कर। यहाँ पे आकर के इसको सेव एंड रिफ्रेश किया तो गैप मेंटेन कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखोगे कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे नॉर्मल बटन के लिए लगाया है ना, वो एज इट इज़ मैंने रीसेट के लिए लगाया है। अलग क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे रेड कलर, इसके अलावा कुछ भी तो अलग नहीं है। तो मैं इस रेड कलर को निकाल रहा हूँ यहाँ से, और बाकी सारा मैंने डिलीट कर दिया। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आकर के मैंने सिर्फ वो रेड कलर वाली लाइन लिखी है, ठीक है। अब अगर मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो इसका काम हो जाएगा ख़राब। ये करंटली हिस्ट्री का फॉल्ट है, इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से भी प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि बटन की CSS यहाँ बना रखी है फॉर्म टैग के अंदर बटन, एंड दोनों तो बटन टैग की हेल्प से बने हैं ना, तो दोनों कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं। लेकिन रीसेट वाले को मैंने अलग से रेड कलर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसकी हाइट को कम करते हैं।
हाइट मैंने यहाँ पे यूज़ किया नहीं है, पैडिंग का यूज़ किया है, सो लेट्स गो विथ 13 पिक्सल्स। अगर यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करके देखेंगे तो स्टिल थोड़ा सा ज़्यादा है। आई थिंक 10 के ऊपर वो प्रॉपरली हमें दिखाई देगा। सेव एंड रिफ्रेश करके रन करते हैं तो प्रॉपरली आई थिंक ये हमारा बन चुका है। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं जेंडर के लिए इन चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करना है। ऑल राइट, सो जेंडर वाले बटन्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट एरिया लगा हुआ है उसके जस्ट बाद मुझे इसको क्रिएट करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं आ गया अपने HTML के ऊपर, और ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया वाला एरिया है ना, यहाँ पे मैंने एंटर मार के कोड को सेपरेट किया एंड ऊपर से इसे ही हम यहाँ पे इनपुट वाली लाइन को कॉपी करेंगे, इस जगह पे आकर के पेस्ट करेंगे। अगर मैं आपको सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखोगे कुछ ऐसा बना हुआ है। लेकिन जेंडर मुझे टाइप करके नहीं बताना, मुझे यहाँ पे ये गोल वाले बटन्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इससे काम तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है रेडियो। ये जो गोल वाले बटन होते हैं ये कहलाते हैं आपके रेडियो बटन। अगर आप रेडियो बटन लिख करके सेव करोगे एंड रिफ्रेश करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये हमारा बन करके रेडी हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि उससे पहले लिख करके आए जेंडर, उससे पहले लिख करके आए मेल। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, रेडियो बटन से पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया मेल। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे मेल लिख करके आ गया एंड उसके नीचे यहाँ पे बटन लिख करके आ गया, यानी कि बटन बन के आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेल के जस्ट बगल में क्यों नहीं आया, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है वो कॉलम लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है। तो जो भी आप लाइनें बनाओगे वो एक के नीचे एक कॉलम बाय कॉलम ही बनेंगी, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ मेल वाली लाइन को, एंड यहाँ पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया एंड अब ये बन जाएगा हमारा फीमेल। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये प्रॉपरली हमारा बन चुका है। प्लेस होल्डर का लगाने का यहाँ पे कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। रेडियो बटन का कोई प्लेस होल्डर नहीं होता। मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ, स्टिल हमारा वो प्रॉपरली हमें विजिबल होगा। अब इससे पहले एक हेडिंग बनानी है मुझे, जिसके अंदर मैसेज होगा जेंडर। तो मैं एक काम करता हूँ, लेबल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। मेल फीमेल से पहले मैं आ गया एंड यहाँ पे मैंने कहा एक मैसेज प्रिंट करना है, तो लेबल मैसेज हो जाएगा मेरा यहाँ पे जेंडर। ये लिख करके मैंने सेव किया और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो आप उसको देख सकते हो। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे एंड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया एंड इससे पहले मैंने लगा दिया यहाँ पे बी टैग यानी कि बोल्ड। यहाँ पे आकर के उसको मैंने स्लैश के साथ बंद किया, सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखेंगे तो पहले के मुकाबले अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक ब्रेक टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, न्यू लाइन हमें देखने को मिले। तो ये मैंने अप्लाई किया, जूम अगेन कर देता हूँ पहले की तरह। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश किया तो देखने में हमें ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन ये फॉर्म आपका पेज से निकल गया बाहर, जो कि आप देख पा रहे हो। अब हमें बाकी चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो इनपुट के बीच में जो पैडिंग है या फिर मार्जिन है उसको कम किया जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने स्टाइल शीट में एंड जो हमने इनपुट नाम से बना रखा है उसको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पैडिंग लगा हुआ है एंड मार्जिन दिया है मैंने टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स। मैं इसको यहाँ पे करंटली 7 पिक्सल्स कर रहा हूँ ताकि ये गैप जो है वो कम हो जाए। तो इसके बीच का गैप कम हो गया और ये देखने में बेटर लग रहा है। इसी के साथ साथ ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। इट मीन्स इसकी पैडिंग भी हमें एलोकेट करनी है। तो पैडिंग मैंने यहाँ पे 7 पिक्सल्स ट्राई किया। सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो देखने में हमें बेटर लग रहा है। ऑलमोस्ट ये यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप ज़्यादा है और यहाँ पे देखोगे तो कम है। तो बेसिकली ये जो हमने ऊपर एक फॉर्म टैग बनाया होगा उसके अंदर एक पैडिंग लगी है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, मैंने इसको यहाँ पे 12 कर दिया तो थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया। आई थिंक ये 15 से हमारा यहाँ पे प्रॉपरली दिखेगा। सेव करते हैं एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉपरली ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ डिज़ाइनिंग पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे है। अगर यूज़र इस फॉर्म को फिल करके बोलता है मैं मेल हूँ और गलती से उससे क्लिक हो गया मेल के ऊपर, बट रियलिटी में वो एक लड़की है, फीमेल है। जब वो फीमेल के ऊपर क्लिक करती है तो मेल के ऊपर टिक रह गया। पर्सन ये सोच रहा है यहाँ पे कि चलो मैं मेल के ऊपर दोबारा टिक करूँगा तो ये हट जाएगा, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। इट मीन्स अगर मिस्टेक से कुछ कर दिया आपने और दूसरा सेलेक्ट करोगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है, एक टिक हो तो दूसरा हट जाए, दूसरा टिक हो तो पहला हट जाए। इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको आ जाना है HTML में एंड जहाँ भी आपने ये रेडियो बटन लगाया है
आपको इसका एक नाम प्रोवाइड करना है। नाम जो मर्जी रख लो, रेडियो के हिसाब से रेडियो 1 रख लो, R1 रख लो, मेल रख लो, फीमेल रख लो, डजेंट मैटर, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे करंटली कह देता हूँ इसको जेंडर, तो मैंने इसका नाम दे दिया जेंडर। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के दूसरे का नाम दे दिया मैंने जेंडर 1, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मैंने कहा मेल फीमेल, फिर वही कहानी हो गई और कोई फ़र्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हमें इन दोनों का नाम सेम करना है, जो नाम आप पहले इनपुट का दे रहे हो वही दूसरे का करना है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों हो गए सेम टेक्निकली, क्योंकि इसका नाम सेम है। अब जब दोनों सेम है तो या तो ये काम करेगा या ये काम करेगा। तो आपको जो मर्जी नाम देना है दो, बट दोनों का नाम आप सेव करोगे ताकि वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाए। इसी के साथ हमारा डिज़ाइनिंग का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके डेटा को गूगल के एक्सेल के शीट के ऊपर सेंड करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आगे यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कोड को लेने के लिए आपको जाना है मेरे चैनल के अबाउट अस के सेक्शन में। जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली URL के थ्रू भी जा सकते हो, instamojo.com/cyberwarriors ये टाइप कर सकते हो आप डायरेक्टली ऊपर, तो भी आप ऐसे इंटरफेस के ऊपर पहुंच जाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको स्टोर के पास पहुंचना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म टू गूगल शीट। ये इसका डिज़ाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। पे का बटन आपको दिखता है तो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, क्वांटिटी आपका 1 रहेगा। ये आपका चेकआउट का पेज है, सिंपली आपको इसको फटाफट से फिल कर देना है। मेक श्योर अपने डिटेल्स को करेक्ट पास करें, क्योंकि आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन मिलेगा, वो वेरीफाई करने के बाद ही आप इस फाइल को डाउनलोड कर पाओगे। एंड आपको ईमेल के ऊपर भी जो रिसीव होगा वहाँ पर भी एक डाउनलोड का बटन होगा, आप उसको भी चेक कर सकते हो। डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको रिव्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करना है, टोटली फ्री है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करें। आप देख सकते हो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। आपको अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर जो डिटेल्स मिली हैं वहाँ पे आप जा करके डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, या फिर आप यहाँ पे व्यू ऑर्डर एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है। ये सेम बटन आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर भी रिसीव होगा, तो यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके सामने एक फ़ाइल डाउनलोड होगा या फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के लिंक लिखे हुए हैं, आप डायरेक्टली इसको पेस्ट करके मुझसे जुड़ सकते हो। करंटली आपको एक काम करना है कि जो भी आपको यहाँ पे दिखता है Ctrl+A Ctrl+C, सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आकर के आपको एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस कर रहा हूँ एंड जो भी मुझे वहाँ पे मिला है मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इसको इग्नोर करें, मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा। इसके बाद आपको जाना है फाइल, यहाँ से आपको जाना है सेव एज, और यहाँ पे आकर आपको कोई भी एक नाम प्रोवाइड करे, .txt नाम से आपको इसको सेव कर लेना है। जैसा मर्जी सेव करो, फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा ये है कि आपको ये कोड जो है संभाल करके सेव करके रख लेना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को सबमिट कर पाएंगे। अब आप चाहें तो करंटली इसको यहाँ से कट कर सकते हो। मेक श्योर इसको सही तरीके से फॉलो करके इस फाइल को ग्रैब करें, इसी के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को गूगल के एक्सेल के शीट के ऊपर सेंड कर पाएंगे। अब हमें इस फॉर्म के अंदर माइनर से कुछ चेंजेस करने हैं और इसके डेटा को एक्सेल के शीट के ऊपर सेंड करना है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे आकर के सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है, जो आपका index.html का फाइल है, इसमें हमें कुछ चेंजेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसे करना भूल जाओगे तो डेटा आपका सेंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फॉर्म टैग का यूज़ किया है। यहाँ पे आकर के आपको एक मेथड यूज़ करना है। फॉर्म के अंदर आपको मेथड यूज़ करना है पोस्ट। दो तरीके के मेथड होते हैं, गेट होता है, एक पोस्ट होता है। पोस्ट यहाँ पे सिक्योर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड को यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप लिखा हुआ है। आप देख सकते हो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ईमेल है, टेक्स्ट है, सभी के प्लेस होल्डर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे इनका जो नाम है ना, ये खाली छोड़ा हुआ है। अगर आपने इसको नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में आकर के नेम टाइप करो, डबल कोट्स के अंदर आपको इसका कोई भी नाम प्रोवाइड कर देना है। बस ध्यान दे, अगर आप 2 वर्ड का नाम रख रहे हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे इसका नेम देते हो फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ। तो मैंने इसको कहा फर्स्ट नेम, जूम कम कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली इसको देख पाओ। तो आप देख सकते हो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस नहीं रखना है,
या तो आप इसको अंडरस्कोर कर दो या फिर स्पेस मत रखो, ठीक है, या फिर आप सारा कैपिटल लिख लो या फिर पहला एफ कैपिटल कर दो और नेम का एन कैपिटल कर दो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं जनरली यहाँ पे स्मॉल प्रीफर करता हूँ। इसको शॉर्ट रखना चाहूँगा मैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको नेम। ईमेल का नाम मैं दे रहा हूँ ईमेल। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने ईमेल दिया है तो ही आपको यहाँ पे ईमेल देना है, नो। नेम आप जो मर्जी रखें, आप XYZ रख ले, फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम करेगा। अगला है हमारे पास नंबर, तो मैं इसको यहाँ पे मोबाइल दे देता हूँ। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो सेलेक्ट बॉक्स है हमारे पास। सेलेक्ट बॉक्स का भी आपको एक नेम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, डिग्री है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ डिग्री। आप जो मर्जी नाम दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर यूज़र यहाँ पे किसी एक को टिक लगाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो पहले वाले पे ही छोड़ देता है तो मैं इसको एक वैल्यू पास कर दूंगा, नो ऑप्शन सेलेक्टेड। तो मैंने यहाँ पे कहा वैल्यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा नॉट सेलेक्टेड। आप जो मर्जी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पर्सन BCA के ऊपर टिक लगा देता है, यानी कि BCA को सेलेक्ट करता है यहाँ जा कर के, तो हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा वैल्यू BCA। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने यहाँ मैसेज दिया है वही आपको अंदर रखना है, आप जो मर्जी रखें, लेकिन जो भी आप इस जगह पे लिखोगे ना वो आपका एक्सेल शीट में स्टोर होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ बाहर BCA लिखा हुआ और अंदर आप BA लिख दोगे, तो बंदा BCA को टिक लगा रहा होगा लेकिन आपके डेटाबेस के अंदर एक्सेल शीट के ऊपर BA स्टोर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली लॉजिक तो यही कहता है कि इन दोनों को आपको सेम रखना है। तो ये मैंने प्रोवाइड किया BCA, एंड यहाँ पे आकर के इसकी वैल्यू मैंने पास की BSc IT। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। नेम में आपको स्पेस नहीं देना है, लेकिन वैल्यू में आप जैसा मर्जी लिखे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे कह दिया इसको BSc IT। इसे कॉपी कर लेते हैं और इसकी एक वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी कि इस पे टिक होगा तो ये सेंड करना है, और यहाँ पे आकर के इसकी वैल्यू मैंने पास की कि इस पे अगर सेलेक्ट होता है तो BSc कंप्यूटर साइंस हमें एक्सेल की शीट के ऊपर सेव कर देना है। चलिए, ये पूरा हो गया। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट एरिया भी है, इसका भी एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे हाउ वी कैन हेल्प यू, तो ये हो गया हमारा मैसेज, तो मैंने इसको मैसेज प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं जूम कम कर रहा हूँ, आप देखोगे लेबल लगा हुआ है जेंडर के लिए। जेंडर का नेम हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, डैट सेट, ये काम हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। जो आपका इनपुट टाइप सबमिट बटन है ना, इसका भी एक नाम प्रोवाइड करना है, तो नेम हो जाएगा आपका सबमिट। नेम सबमिट ही रखना क्योंकि आगे को कोड के अंदर मैं यहाँ पे सबमिट यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप अलग कर दोगे तो वहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। सो बेटर है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आप इसको कर लो। एक बार और नज़र घुमा लो, यहाँ पे हर एक इनपुट फील्ड के यहाँ पे नाम देने हैं आपको, सेलेक्ट बॉक्स का भी एक नेम देना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक वैल्यू प्रोवाइड करना है। ऐसे ही सारे फील्ड को आपको एक नेम जो है एलोकेट करना है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे फॉर्म का डिज़ाइनिंग पोर्शन फाइनली पूरा हो चुका है, और जितने भी टेक्निकलिटीज़ थी जो इसको हेल्प करेंगे बैकएंड में सबमिट करने के लिए, वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। अब हमारा एक काम रहता है कि इसका डेटा एक्सेल के शीट के ऊपर जा करके स्टोर हो जाए, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग वो करते हैं। तो चलिए इसके डेटा को बैकएंड पे हम स्टोर करते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर अपनी जीमेल की आईडी लॉगिन करनी है, क्योंकि गूगल का एक्सेल शीट है तो ऑब्वियसली जीमेल के आईडी के ऊपर ही यह काम करेगा। यहाँ पे हो सकता है आपको एरर देखने को मिले, आगे जा करके आपका स्क्रिप्ट एडिटर काम ना करे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन किया है तो प्लीज़ बाकी अकाउंट्स को लॉग आउट करें। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर आप एक जीमेल को लॉग आउट करते हो तो सारे लॉग आउट हो जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दें कि आपको पासवर्ड याद हो, या फिर आप दूसरे वेब ब्राउज़र का यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है, जहाँ आपने कोई और अकाउंट लॉगिन नहीं किया है। या इससे भी अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जाना है यहाँ पे 3 डॉट पे, अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू इकॉग्निटो विंडो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको एक प्राइवेट ब्राउजिंग खोल करके देगा, और वहाँ पे आपका कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, आप वहाँ पे एक ही आईडी को लॉगिन कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर आप लॉग आउट करके एक अकाउंट को लॉगिन करके रखें, ज़्यादा बेटर ये काम करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल शीट्स। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल शीट्स टाइप करोगे आपके सामने ऐसे बहुत सारे लिंक आएंगे। आपको जाना है docs.google.com/spreadsheet। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि docs.google.com/spreadsheets है। ये आप डायरेक्टली विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये हो जाने के बाद ना आपके केस में नीचे की सारी चीज़ें यहाँ पे एम्प्टी होंगी, क्योंकि जनरली आपने ऐसा कुछ क्रिएट किया नहीं होगा।
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लैंक टेम्पलेट या फिर प्लस न्यू, जो भी इन फ्यूचर अगर चेंज होता है तो आप उसको देख लेना। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, तो हम इसका यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जब अगर हम दोबारा गूगल के एक्सेल शीट पे आए तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। आप यहाँ पे स्पेस का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली बैकएंड डेवलपमेंट करते करते बिना स्पेस के काम करने की मेरी आदत हो चुकी है, बट आप यहाँ पे स्पेस रख सकते हो। तो मैंने इसको प्रोवाइड किया फॉर्म एक्सेल। अब जो मर्जी नाम दे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो मैंने इसको एक नाम जो है वो प्रोवाइड कर दिया और ये यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लेबल्स पास करने हैं। इस जगह पे एज इट इज़ स्पेलिंग आपको रखनी है, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। जो भी आपने इनपुट टाइप या आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है ना, नेम, ईमेल, मोबाइल, एज इट इज़ स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल जैसा भी यहाँ लिखा है वही आपको वहाँ भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे आ गया। पहला है हमारा नेम, इसके बाद है हमारे पास ईमेल और इसके बाद है हमारे पास मोबाइल। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। इसी के साथ साथ हमारे पास है डिग्री, डिग्री के बाद है हमारे पास मैसेज, देन है हमारे पास जेंडर। तो मैं यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा डिग्री, इसके बाद है मैसेज और उसके बाद है हमारे पास जेंडर। स्पेलिंग्स को सही से पास करना एंड ऑर्डर को भी यहाँ पे करेक्ट रखना। ऐसा ना हो ईमेल पहले कर दिया, नेम बाद में कर दिया, जैसा डिज़ाइन के अंदर बनाया है वैसा ही रखना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल बी से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, या फिर आप यहाँ पे भी इसको टिक लगाओगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और दिखने में ये आपको हेडिंग टाइप का फील देगा। इसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आकर के इसका फॉन्ट साइज़ मैंने 11 कर दिया ताकि देखने में ये अच्छा लगे। मैसेज को थोड़ा सा यहाँ से अलग करते हैं ताकि मैसेज यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे। ईमेल एड्रेस को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से इतना रख रहा हूँ। नेम को भी मैंने यहाँ से अलाइनमेंट प्रोवाइड किया। आप इसको अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग जो भी आपने डिज़ाइन किया है प्रॉपरली इसको यहाँ पे अरेंज कर ले। ये हो जाने के बाद मैं इसको एक कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि दिखने में ये थोड़ा सा बेटर लगे। तो मैं यहाँ पे आ गया, एक बहुत ही लाइट सा कलर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। लेट्स गो विद दिस वन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एंट्रीज को पास करना है जो कि हमने स्टार्टिंग के डेमो में चेक किया था। इस चीज़ के लिए मैं आ गया अपने कोड में। यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के लिंक भी मैंने आपको दिए हुए हैं। बेटर है आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो और मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्क्रिप्ट आपको मिलेगा, ये एज इट इज़ आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी एंड इसके बाद आपको आना है अपने इंडेक्स फाइल पे, यानी कि HTML के पेज के ऊपर जहाँ पे आपने डिव क्लोज किया है सबसे लास्ट में उसके बीच में आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपको उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपका जो डिज़ाइन का पेज है वो उसके इंडेक्स पेज के ऊपर आकर के HTML के पेज के ऊपर आकर के आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपका एक ऑप्शन है स्क्रिप्ट URL, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें इसको चेंज करना है। ये जो सबमिट है आपका, ये सबमिट बटन के नेम से मैच करना चाहिए। इवेंट लिसनर का यूज़ कर रहा हूँ, छोटा सा जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट अगर आपको सीखना हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, गूगल माइनस शीट्स लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर, आप इसको चेंज कर सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि जो आप यहाँ पे लिखोगे ना वही एज इट इज़ नाम आपको फॉर्म का भी लिखना है। तो मैंने कहा नेम इक्वल्स टू और मैंने उसको पेस्ट कर दिया। जैसे हमने सारी चीज़ों को पेस्ट किया है ऐसे ही इसका भी नाम होना चाहिए जैसे इन सभी का नाम है। तो अगर आपने यहाँ हेलो लिखा है तो नीचे भी आपको हेलो लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, गूगल शीट मैंने दे दिया इसका नाम, इसकी सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ उसके नाम से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मेथड है हमारे पास पोस्ट, क्योंकि हमने ऊपर भी यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हो। इस जगह पे आपको जो भी लिखना हो लिखे, इस डबल कोड को इरेज ना करे, इसका आपको ध्यान देना है। ये हो जाने के बाद आपको इसको कंट्रोल S से सेव कर देना है और एक बार अपने वेब पेज को यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर देना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक और कोड प्रोवाइड किया था जो कि इसके नीचे है। ये जो वेयर से स्टार्ट हो रहा है इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, मेक श्योर एक ही अकाउंट लॉग्ड इन रखे यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया, वरना आपको एरर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जाना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप स्क्रिप्ट, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन किए होंगे तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, नॉट फाउंड देखने को मिलेगा, सर्वर एरर मिलेगा, कुछ भी देखने को मिल सकता है। सो बेटर है एक ही अकाउंट को लॉगिन रखे, बाकी को लॉग आउट रखे, या फिर जैसा मैंने आपको बताया प्राइवेट विंडो का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस सेक्शन में सिंपली आपको इसको इरेज कर देना है एंड उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, वो जो वेयर वाला था।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक नाम लिखा हुआ है शीट नेम, एस कैपिटल है, शीट 1 लिखा हुआ है। अगर आप अपने एक्सेल के शीट पे आओगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक नाम देखने को मिलता है एस कैपिटल शीट 1 बिना किसी स्पेस के। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीनेम किया हुआ है, जो भी नाम आपने इसको यहाँ पे दिया है वो एज इट इज़ कैपिटल स्मॉल में मैच करता हुआ स्पेलिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव हो जाने के बाद आपको इसको रन करना है। जैसे ही आप इसको रन करोगे ये आपसे परमिशन मांगेगा। बेसिकली जीमेल आपको ये कह रहा है, डॉक्यूमेंट आपको ये कह रहा है कि भाई ये एक ऐप स्क्रिप्ट है, ये कोई एक्सेल की शीट है जो तुम्हारी आईडी की परमिशन मांग रहा है, क्या इसको परमिशन देना चाहोगे? मैंने कहा हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी परमिशन ये हमसे मांग रहा है। तो रिव्यू परमिशन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपको वार्निंग देगा कि ये हार्मफुल हो सकता है, ये वेरीफाइड नहीं है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसको इग्नोर करें क्योंकि गूगल का ही आईडी हम यूज़ कर रहे हैं, जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और एक्सेल शीट भी यहाँ पे जीमेल की तरफ से ही है, गूगल की तरफ से ही है। तो आंख बंद करके आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने साल भर पहले भी इसको यूज़ किया था, अभी तक मेरे अकाउंट में कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ एडवांस के ऊपर क्लिक करें। नीचे एक ऑप्शन है गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। अगर कोई एरर आता है तो दोबारा आपको इसको रन करके देखना है। मैं फिर भी एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ। परमिशन हमने ऑलरेडी दे दिया है, दूसरे बार ये आपका प्रॉपरली यहाँ पे रन कर जाएगा। इसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है डिप्लॉय, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करें। सेलेक्ट टाइप के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन आपसे पूछेगा, आप यहाँ पे जो मर्जी लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, ABCD लिख लो, हेलो लिख लो, अपना नाम लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये टोटली आपकी कन्वीनियंस के लिए है ताकि बाद में आप इसको समझ सको, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन ये है तो मैंने इसको इस चीज़ के लिए इस फॉर्म पे यूज़ किया था। मैं इसको दे देता हूँ वर्जन 1। आप जो मर्जी रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है। नीचे आएगा कौन इसको एक्सेस कर सकता है। जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी एंट्री जो है वो पास कर सके, मेरे फॉर्म को फिल कर सके। मैं अपने ही ईमेल एड्रेस के थ्रू तो करना नहीं चाहूँगा, सभी को अलाउ करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एनीवन विद गूगल अकाउंट। एनीवन पे टिक लगाने के बाद नीचे आपको डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपका डिप्लॉयमेंट आईडी होगा, आप इसे कॉपी करके कहीं पे सेव करके रख लेना। दूसरा होगा आपका वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको एक URL मिलेगा, सिंपली इस URL को कॉपी करें। script.google.com, मैक्रोज, ये वो कुछ बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप आ जाओगे अपने HTML के फाइल के अंदर। ये जो हमने पेस्ट किया था आप देख सकते हो HTTPS, सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये कोड को डिलीट मत करना, सिंगल कोट लगा हुआ है, सिंपली इसको डिलीट करें। और आप देख सकते हो सिंगल कोट मैंने यहाँ पे छोड़ा है। इसके बीच में आकर के जो आपने कॉपी किया है, राइट क्लिक करके उसको पेस्ट करें। Ctrl+S करके आपको इसको सिंपली सेव कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे फटाफट से मैं डेटा को पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेटा पास कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली ये शीट हमारा यहाँ पे खाली है। मैं सिंपली यहाँ सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कन्फर्मेशन मैसेज हमारे पास आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे आकर के देखेंगे तो डेटा आपका सक्सेसफुली यहाँ पे स्टोर हो चुका है, लेकिन जेंडर में आपको देखने को मिलता है ऑन। अब ये ऑन ऑफ तो यहाँ पे दिखाना नहीं है, मुझे यहाँ पे मेल फीमेल दिखाना है। तो इस चीज़ के लिए आप देखोगे इनपुट टाइप रेडियो, बाहर मैसेज है मेरा मेल, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी भी वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी यहाँ पे मेल। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी फीमेल। मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल। इतना कह करके आप चाहें तो इसको रीसेट करें, बट इसको रिफ्रेश ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पे आपको फीमेल की एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर दिया है, जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर लिया है। सिंपली मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आकर के आप देखोगे तो एंट्री आपका यहाँ पे पास हो चुका है। अब जैसे ही कोई मेल की एंट्री पास करेगा, यहाँ पे आपको मेल की एंट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के छोटे से कोड को यूज़ करके अपने फॉर्म के डेटा को गूगल के एक्सेल के शीट के ऊपर स्टोर करते हैं। सो डेटा को हमने यहाँ पे बैकएंड पे गूगल के एक्सेल शीट पे सेंड कर दिया है। अब हमें इस डेटा को एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है, यानी कि जो यहाँ पे स्टोर है वही मेरा एक पेज के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ये हम यहाँ पे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको ASP.NET के साथ करो, PHP के साथ करो, जावास्क्रिप्ट के साथ करो, जो मर्ज़ी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो।
मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही ईजिली इस बैकएंड के डेटा को यहाँ किसी भी पेज के ऊपर शो करा पाओगे। ऑल राइट, अगर आप यहाँ ऊपर URL पे देखोगे ना तो ये मेरे कंप्यूटर का पाथ है और लास्ट में आपको दिखेगा display.html, यानी कि ये एक HTML की नॉर्मल सी फाइल है जिसके ऊपर इस डेटा को मैंने यहाँ पे फेच कराया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे आकर के दिखाऊँ तो ये वो हमारा फॉर्म है जिसके ऊपर अब तक हमने काम किया है और जो भी एंट्रीज हमने पास की थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस डेटा को मुझे ऐसे ही एक वेब पेज के ऊपर लेकर के आना है। ये तो एक डेमो पेज है जो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट किया था, उसका डेटा मैंने फेच करके आपको दिखाया है। हमें करंटली इसके डेटा को फेच करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। आप आ जाओगे अपने गूगल के एक्सेल शीट पे। कंडीशन स्टिल वही है कि अपने बाकी आईडीज़ को लॉग आउट करके रखें जीमेल के, या फिर ब्राउज़र चेंज करें या प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज़ आप कर सकते हो, वरना यहाँ भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जाना है एक्सटेंशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप स्क्रिप्ट। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। जब आपका ये ऐप स्क्रिप्ट का पेज ओपन हो जाएगा ना, आपके सामने ऑलरेडी टिक लगा होगा code.gs फाइल के ऊपर। यहाँ पे क्लिक लगा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका code.gs का जो फाइल है उसके ऊपर आपने टिक लगाया होगा। तो ये वो कोड है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। अब इसके अंदर हमें कुछ न्यू कोड करना है ताकि हम डेटा को फ्रंट एंड के ऊपर फेच करा सके। अब यहाँ पे जूम करूँगा तो काम ख़राब होगा, ऐसे ही लिखूँगा तो काफ़ी छोटा दिखेगा। तो मैं यहाँ सबलाइम के अंदर उसको टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आकर के राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने न्यू फाइल को सेलेक्ट किया, Ctrl+S से इसको सेव किया। जो मर्जी नाम रख दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली हम बाद में इसके अंदर के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके वहाँ ले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ code.html। ठीक है, जो मर्जी नाम दो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको सेव करके रख लो। अब एक चीज़ का आप ध्यान दे, अभी जो मैं टाइप करने जा रहा हूँ वो केस सेंसिटिव है, यानी कि जो मैं स्मॉल में टाइप करूँ उसका मीनिंग अलग है, जो मैं कैपिटल में टाइप करूँ उसका मीनिंग अलग है। स्मॉल h और कैपिटल H यहाँ पे सेम नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। डिस्प्ले कराने का प्रोसीजर थोड़ा सा ना यहाँ पे ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हार्ड नहीं है। हो सकता है आप बिगनर हो तो कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन आधी चीज़ भी आपको समझ में आ गई तो भी बहुत है। और पूरा का पूरा कोड जो मैं कर रहा हूँ वो आप करोगे तो डिस्प्ले तो पक्का हो जाएगा, ये पूरी गारंटी है। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग के स्किल्स में आगे बढ़ोगे आपको ये चीज़ भी आगे जा करके समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग अपने कोड को करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखें, जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ वैसा ही टाइप करें। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको टोटली इग्नोर करें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपको बनाने से मतलब होना चाहिए। हर कोड हर पर्सन को हर एक एज ग्रुप में समझ में आए वो कंपलसरी नहीं है, और ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का भी है, बट आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले तो मैंने इसको कहा एक फंक्शन क्रिएट कर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फंक्शन का एक नाम, तो मैंने कहा डू गेट। जो मैं टाइप कर रहा हूँ एज इट इज़ वही करना है। और इसके अंदर मैंने पास किया जावास्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर, तो मैंने यहाँ पे ई टाइप कर दिया। आपको भी यही रखना है। इसके बाद दिया मैंने इसको एक ब्रेसिस, और इस ब्रेसिस के अंदर आकर के हमें हमारा कोड लिखना है। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमें एक और फाइल क्रिएट करना है। ऐसा ना हो मैंने यहाँ पे ए रखा है आपने बी कर दिया, तो हर जगह फिर आपको बी करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन को क्रिएट करने से अच्छा है कि आप एज इट इज़ वही करें जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया वेरिएबल x इक्वल्स टू HTML, H कैपिटल है, सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आपको अंदर डबल कोट रख करके खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आएगा आपका सेमीकोलन। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने बेसिकली इसके ये कहा, देखो हमें डेटा को सामने फ्रंट पेज के ऊपर शो कराना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। मैंने कहा HTML सर्विस एक यूज़ करना है मुझे, एक टेम्पलेट बना। टेम्पलेट को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो एक डिज़ाइन, ठीक है, जैसा कि ये मेरा एक डिज़ाइन है तो एक टेम्पलेट हो गया, और जो मैंने आपको डेमो में चेक कराया तो वो भी एक टेम्पलेट हो गया। मैंने कहा ऐसा ही एक टेम्पलेट बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है। कहाँ से, मैंने कहा एक फ़ाइल से। उस फाइल का नाम क्या है जो कि हम आगे जा करके टाइप करेंगे। नीचे आके मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल y इक्वल्स टू। मैंने कहा कुछ नहीं करना इस वेरिएबल को, जैसे हम डेटाबेस में काम करते हैं मेरे CRUD ऑपरेशन के अंदर आपने देखा था, MySQL की क्वेरी डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, ये ऊपर वाला टेम्पलेट अपने आप क्रिएट नहीं होगा, इसको एग्जीक्यूशन चाहिए होगी। तो मैंने प्रोवाइड किया इसको x डॉट, इसको इवेल्यूएट कर दे ताकि ये चल पड़े, और इसी तरीके से आपको यहाँ भी टाइप करना है। इसके बाद हमें एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल z इक्वल्स टू। मैंने कहा यहाँ पे z डॉट सेट फ्रेम ऑप्शंस, ऑप्शन का ओ यहाँ पे कैपिटल है। इसके बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैंने टाइप किया HTML सर्विस, मैं यहीं से उसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से कर दिया इसको कॉपी, एंड यहाँ पे आकर के कर दिया उसको पेस्ट। डॉट एक्स फ्रेम ऑप्शंस मोड, तो मैं ऑप्शंस मोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ
और यहाँ ला करके पेस्ट कर दिया HTML सर्विस डॉट एक्स फ्रेम्स ऑप्शंस मोड। बेसिकली फ्रेम्स कह लो या जो मर्जी कह लो, मैंने कहा डिज़ाइन जो है ना वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग चाहिए, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। क्या डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा करके लिखा अलाउ ऑल, ये एज इट इज़ कैपिटल में रहेगा, और बाहर आकर के मैंने इसको एक सेमीकोलन प्रोवाइड किया एंड सिंपली मैंने टाइप किया कि भाई बना देना है सारा डेटा अलाउ कर, और इस z को भी चलाना पड़ेगा और z की वैल्यू भी आगे पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न z। मेक श्योर आपका ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट है एंड यहाँ पे क्लोज है, एंड ये ब्रैकेट आपका यहाँ स्टार्ट है जो कि आपका यहाँ पे एंड है। इसके बाद हमें एक और कोड यहाँ पे करना है, तो मैं नीचे आ गया और एक और फंक्शन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैंने कहा फंक्शन गेट शीट डेटा। फंक्शन बन गया हमारा गेट शीट डेटा, S कैपिटल D कैपिटल। अब ये फंक्शन आपके शीट के डेटा को गेट कराने में हेल्प करेगा, यानी कि अपने पास बुलाने में मदद करेगा। फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा इसका पैरेंथेसिस, ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर हमें हमारा कोड करना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना लिया, लेट्स गो विद a इक्वल्स टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। इसके बाद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे क्या कहा, स्प्रेडशीट ऐप एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने कहा ये क्या करेगा, जो भी एक्टिव स्प्रेडशीट है उसको गेट करा लेगा, यानी कि जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसको बुला ले। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आप देख रहे हो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, ये मेरा एक्टिव स्प्रेडशीट है, मैं करंटली इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कुछ इससे मिलता जुलता चीज़, उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे टाइप किया कि उसकी वैल्यू को बुला ले और अपने पास वेरिएबल a के अंदर स्टोर करके रख ले। एक और वेरिएबल क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, वेरिएबल b इक्वल्स टू, जो ऊपर वाली लाइन थी ये स्प्रेडशीट के डेटा को गेट करेगी और a में स्टोर करेगी, लेकिन कौन सा स्प्रेडशीट, उसका नाम क्या है, वो अब इस लाइन में देना पड़ेगा। तो मैंने कहा a डॉट कि ऊपर वाली लाइन को कैसे चलाना है, वो डेटा कैसे लेकर के आएगा। तो मैंने यहाँ प्रोवाइड किया गेट डेटा शीट बाय नेम, कि भाई जो भी उस डेटा को हमें बुलाना है ना वो शीट के नाम से बुलाना है। क्या नाम है उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट, एंड इस ब्रैकेट के अंदर आपको उसका नाम जो है वो प्रोवाइड कर देना है, जो कि आपको सिंगल कोट में देना है। क्या नाम है उसका, आप यहाँ पे आ जाओगे, जो भी आपने नाम यहाँ पे दिया था वो एज इट इज़ बिना स्पेस के आपको टाइप कर देना है। हमारे केस में S कैपिटल है यहाँ पे, एंड शीट 1 इसका नाम है, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया शीट 1। अब ये जो शीट 1 है ना, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, अब कितना डेटा पड़ा है कितना नहीं है वो भी पता होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अगले वेरिएबल के अंदर कर लेंगे। तो मैंने कहा वेरिएबल c इक्वल्स टू जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, जो भी उसकी रेंज है, उस सभी को अपने पास बुला ले। तो मैंने कहा जो भी b डॉट के अंदर जो शीट 1 की फाइलों को बुला करके लेकर के आए हो, उसको डेटा को बुला करके लेकर के आए हो, यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया गेट डेटा, डेटा का D कैपिटल, रेंज, कि जो भी है जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ना, जिस भी रेंज का है सब वहाँ पे बुला करके ले आओ। ये मैंने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एंड फाइनली सारा काम होते होते हमारे पास, जैसे ऊपर के केस में Z तक आ चुका था, यहाँ पे हमारे पास C में आ चुका है, तो सिंपली इसको भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो मैंने कहा रिटर्न C डॉट गेट वैल्यूज़, ठीक है, ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। ब्रेसेस का ध्यान रखना, ये ऊपर वाले के लिए है और इसका जो है हमारे पास ये है, ये एज इट इज़ आपको कुछ टाइप करना है। यहाँ पे जो हमने सेट फ्रेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी आपको कैपिटल X लगाना है, तो इसको भी आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो हमारा टैब खुला हुआ था, आपको आ जाना है इसमें बिल्कुल नीचे। इसको ओके गेट इट कर रहा हूँ, नीचे आ जाओ बिल्कुल नीचे, कोई भी ब्रेसेस वगैरह यहाँ पे मत बिगाड़ना। अगर आपको नीचे का कोड नहीं दिखता है तो कीबोर्ड से एरोस को यूज़ करके बिल्कुल साइड में ला करके इसको नीचे करें। करंटली हमारे अकॉर्डिंग हमने 40 नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे टाइप किए थे। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, कोड को सेपरेट कर रहा हूँ। मेक श्योर इसके नीचे आपका कोई ब्रेसेस ना छूट गया हो। आप कंट्रोल माउस व्हील घुमा के जूम कम ज़्यादा करके इसको एडजस्ट करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया थोड़ा सा सेपरेट करके। अब देखोगे ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब एक लाइन यहाँ पे हमने लिखी है क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, एक फ़ाइल से टेम्पलेट क्रिएट करनी है। अब वो फाइल कौन सी है मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया था कि आगे जा कर के हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो फाइल भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक नाम टाइप कर देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। अब इतना कह करके यहाँ पे हमारे पास एक सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। सेव होने के बाद अब यहाँ पे हमें डिस्प्ले नाम का एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जाओगे यहाँ प्लस के ऊपर और एक HTML की फ़ाइल हमें क्रिएट करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करें। अब इसका नाम क्या रहेगा, तो मैंने कहा डिस्प्ले डॉट HTML देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी HTML की ही फ़ाइल ऊपर सेलेक्ट की है। एंड सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है।
तो ये display.html का फाइल बन गया, उसका कोड यहाँ पे आ गया। जो हमारा code.js का फाइल है जहाँ हमने पेस्ट किया था, अब इसका जो हमने यहाँ पे टाइप किया है ना डिस्प्ले, वो और ये अब इसका एक लॉजिक बनता है कि हाँ भाई जो भी इसके अंदर डेटा पड़ा है उसको डिस्प्ले कराना है। अब इसके अंदर करंटली कोई डेटा नहीं है, इसका कोड भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। फिलहाल आपको जाना है code.js के अंदर। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा रन। जिस तरीके से पहले रन कराया था, एग्जीक्यूट कराया था, सेम चीज़ अभी भी करना है। रन के ऊपर क्लिक करें। अगर ये आपसे दोबारा परमिशंस मांगे, आपको परमिशंस प्रोवाइड करना है, इस बात का भी आप ध्यान दें। ऑलराइट, सो ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है एंड कोई भी एरर हमारे कोड के अंदर नहीं है। जब तक ये यहाँ पे लोड होकर के ओपन हो रहा है ना, मैं अपने फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा करना चाहूँगा। जैसे कि आप इस पे टिक लगा करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, कंट्रोल आई से अंडरलाइन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप बारी बारी एक एक करके भी कर सकते हो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो, बट मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पेंट बकेट मिलेगा, इसके ऊपर माउस होवर करोगे तो फिल कलर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ नीचे कलर पे क्लिक करें एंड कोई भी एक लाइट सा टोन आपको यहाँ पे लगा लेना है ताकि आपका टाइटल बार सेपरेटली यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। अगर आपको कुछ और भी करना हो वो भी आप यहाँ से बहुत ही ईजिली करके देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको पूरा डिज़ाइन कर सकते हो। ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐप स्क्रिप्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड code.js का फाइल अब तक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसी के साथ साथ एक डिस्प्ले वाला पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था जिसकी वैल्यू हमने अंदर पास की थी। अब हम आते हैं यहाँ पे display.html में और इसके अंदर अपना कोडिंग का पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, सो मैं अगेन अपने आ रहा हूँ यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर। एक न्यू फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। जो मर्जी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसका सारा कोड कॉपी करेंगे और ऑनलाइन पेस्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पे display.html। मेक श्योर यहाँ पे आप ऑल फाइल्स को टिक लगाओ और सेव पे क्लिक करें। इसके बाद हमें यहाँ पे HTML स्टार्ट करना है और ध्यान दें आपको ये डॉक टाइप वाली लाइन भी यहाँ पे लिखना है। ये आपका नॉट का सिंबल है, Shift+1 के साथ आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा जिस तरीके से ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है। तो अगर आपको उनकी कोडिंग नहीं समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना काम करने से मतलब होना चाहिए। तो अगर आपको आधा भी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। केस सेंसिटिव है, HTML के अलावा जो भी मैं लिखूंगा वो कैपिटल स्मॉल में मीनिंग अलग हो जाएगा, तो मेक श्योर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही एज इट इज़ रखे। यहाँ पे मैं बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, जिसको लिखने के लिए हमें हर लाइन पे क्वेश्चन मार्क को लगाना पड़ता है जिससे वो स्टार्ट माना जाता है एंड क्वेश्चन मार्क को क्लोज भी करना पड़ता है। जैसे HTML के अंदर आप यहाँ पे HTML लिखते हो, HTML क्लोज करते हो, और PHP के अंदर आप क्वेश्चन मार्क लगा के PHP लिखते हो और उसको क्लोज भी करते हो। इसी तरीके से यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क को देख करके कंफ्यूज मत होना। और जिस जगह पे मैं कंडीशंस को बनाऊंगा वहाँ पे मैं ब्रेसिस को यानी कि कर्ली वाले ब्रैकेट्स को भी यूज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, जूम थोड़ा सा कम करते हैं ताकि देखने में ये बेटर लगे। इसको मैं यहाँ से साइड कर रहा हूँ और फाइनली यहाँ पे हम कोड को करना स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज का नाम दिया मैंने यहाँ पे डिस्प्ले। आपको जो नाम रखना है आप वो प्रोवाइड करें। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के इसको रन करके देखते हैं। तो डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका है। हेड टैग के अंदर आकर के आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ आपको वो कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है बेस और बेस के अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना है टारगेट। टारगेट आपका रहेगा _top। यहाँ से मैं बॉडी टैग को सेपरेट कर रहा हूँ और इसके अंदर हमारा कोड परफॉर्म करेंगे। तो इस जगह पे मैं आ गया। सेंटर टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो मेरा आउटपुट है, ओवरऑल जो टेबल है वो बीच में सेंटर में दिखाई दे आपको। और इसके बीच में आते हैं। H2 टैग का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि पेज के ऊपर एक हेडिंग दिखाई जा सके। मैंने कहा डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स। आपको जो लिखना हो वो लिखे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली आप इस जगह पे क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको ये प्रोवाइड किया। अब मैं यहाँ पे एक टेबल टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हमारा टेबल है, ऑब्वियसली जो एक्सेल में स्टोर है वो टेबल के फॉर्मेट में है, रोज़ में है, कॉलम्स में है, उसी फॉर्मेट में वेब पेज के ऊपर लेकर के आना है तो टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस जगह पे आकर के मैंने यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया टेबल और इसके बीच में आकर के मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वही चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आ जाएगा आपका VAR यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है तो मैंने इसको प्रोवाइड किया टेबल D कैपिटल डेटा। आप इसको स्मॉल कैपिटल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह फिर स्पेलिंग को मैच करते हुए चलना। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया गेट शीट डेटा। ये गेट शीट डेटा जो है ना, हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। आप यहाँ पे देख सकते हो बाय नेम, ये वो कुछ उसी तरीके से मिलता हुआ चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई शीट में जो डेटा पड़ा हुआ है ना वो ज़रा अपने पास बुला ले। तो यहाँ पे मैंने इसको ये प्रोवाइड किया गेट शीट डेटा।
ये लाइन हो गई हमारी यहीं पे ख़त्म, तो सेमीकोलन लगा दोगे। इसके बाद आपको देना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इसके बाद अपने ब्रैकेट को बंद करना है जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। इस लाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे अपने डेटा को, शीट के डेटा को वेब पेज के ऊपर बुला पाएंगे। अब सिर्फ इसी की हेल्प से नहीं, और भी कोड हमें यहाँ पे करना है। इसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया और मैंने इसको लिखा फॉर, एक लूप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा पाइथन का सीरीज़ या जावास्क्रिप्ट का पढ़ा होगा तो आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा। फॉर के बाद मैंने यहाँ पे लगाया पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैंने क्रिएट किया एक वेरिएबल ताकि इस लूप को मैं चला सकूँ। लूप बेसिकली क्या होता है, जब आपको बार बार एक ही काम को करना है तो उस जगह पे आप लूप लगाते हो। अब इस जगह पे लूप लगाने का क्या सेंस बनता है, मुझे बार बार डेटा को, वेब पेज के डेटा को, एक्सेल के शीट के डेटा को वेब पेज के ऊपर प्रिंट करना है। अब तब तक करना है जब तक डेटा प्रेजेंट है, तो बार बार तो लाइन लिखूंगा नहीं, तो उसको लूप लगा दूंगा कि भाई जब तक डेटा है तब तक उसको प्रिंट करके दिखाते रहे। तो मैंने यहाँ पे कह दिया वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। सेमीकोलन से स्टेटमेंट को सेपरेट किया और मैंने इसको प्रोवाइड किया आई लेस देन टेबल डेटा डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। इसके पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट से बाहर आ रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको ये लगाना होता है। अब आप इस जगह पे लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, या फिर आप इस जगह पे लगा लो, दोनों में से कोई भी आपका प्रॉपर्ली काम करेगा। और इसको मैं यहीं पे सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। पहले 2 लाइनें और लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड किया इफ़, अगेन मैंने यहाँ पे उसको स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा इफ़, यानी कि अगर i इक्वल्स टू 0, अगर i की वैल्यू 0 है तो क्या करे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्रेसेस लगाया मैंने एंड इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। नीचे आकर के प्रोवाइड करते हैं कि क्या होगा। अब इस लाइन को समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया कि भाई टेबल के शीट से शीट का डेटा गेट कर ले और उस वेरिएबल में रख दे इसको, ठीक है, किस वेरिएबल में, टेबल के डेटा में। अब जो भी हमारे एक्सेल के शीट के ऊपर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो इस वेरिएबल के अंदर आकर के स्टोर हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे प्रिंट करना है। अब या तो डेटा प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, राइट। तो अब देखो नीचे मैंने क्या किया, अब डेटा को बुलाना है तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में बुलाना है, सारे डेटा को बुलाना है। तो एक लूप लगाया, मैंने कहा फॉर, एक वेरिएबल बनाया मैंने आई को स्टार्ट किया मैंने 0 से। आप ऐसा ट्रीट कर लो कि एक वेरिएबल है जो कि 0 यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा जब रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। एंड उसको मैंने क्या कहा, जब तक आई जो टेबल डेटा है ना, ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आया है डॉट लेंथ, जब तक जितनी भी उसकी लेंथ है, यहाँ 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड है, जितनी भी उसकी रिकॉर्ड तक पहुँच नहीं जाता ना, जब तक वो, तब तक उसको चलाते रहे। यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमें वो सारे चाहिए हैं, जब तक आखिरी तक ना पहुँच जाए चलाते रहे। एंड इसके बाद आई प्लस प्लस, 0 से स्टार्ट हुआ, प्लस प्लस होके 1 बन जाएगा, अगली बार 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पहुँचेगा, प्लस प्लस होके फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। फिर कह रहा हूँ, आप मेरे पाइथन की सीरीज़ में जो मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली पढ़ाया है लूप्स, आप उसको जा करके देख सकते हो, LOOPS लूप्स बाय साइबर वॉरियर्स, यूट्यूब पर लिख के आप डिटेल में सीख सकते हो इसकी वर्किंग को। अब ये क्या करेगा ना, ये सारे डेटा को रिट्रीव करा लेगा। 2 केसेस है यहाँ पे, या तो टेबल के अंदर डेटा होगा ऑलरेडी, कुछ स्टोर होगा, या फिर नहीं होगा। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ ना, अब लूप अपने पास लेकर के आ गया कितने रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड है ही नहीं, अगर 0 है तो क्या कर। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर कुछ है ही नहीं ना, तो मैं यहाँ पे बस टेबल नेम, ये टाइटल वगैरह जो होता है ना, हेडिंग वगैरह, वो दिखा करके छोड़ना चाहूँगा, या एक बेसिक सा कोई भी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। तो पहला केस तो ये हो गया कि डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, उसका कोड हम लिखने जा रहे हैं। दूसरा केस ये होगा कि डेटा प्रेजेंट है, तो उस केस में हम सारा का सारा डेटा भी यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, मैंने कहा एक टेबल का रो बनाना है। अब इस टेबल के रो के अंदर दिखाना क्या है, कैसे बनाओगे। तो अगेन मैंने यहाँ पे लाइन को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फॉर। अब देखो, एक लूप आप चला रहे हो आई का, एक चला रहे हो आप जे का, एक लूप इस तरीके से और एक लूप आप इस तरीके से चला रहे हो, ठीक है। तो आई हमारा इस तरीके से चलता है और जे हमारा इस तरीके से चलता है। अब सिर्फ नेम तो उठाना नहीं है, ईमेल, मोबाइल, मैसेज, ये सारा कुछ उठाना है, तो एक और लूप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो। ऊपर मैंने आई रखा है, यहाँ पे मैं जे रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने बनाया एक वेरिएबल, लेट्स गो विद जे इक्वल्स टू 0। अब इसको जैसे हमने ऊपर लूप स्टार्ट किया है, इसको भी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, जे लेस देन टेबल डेटा आई। अब जे को जो है ना वो मुझे आई तक चलाना है भाई, जितने बार आई चला है उतने ही रिकॉर्ड्स के लिए मुझे ऐसे कॉलम्स भी क्रिएट करने हैं, राइट। यानी कि जितना ऐसे रिकॉर्ड लेकर के आया है उन सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ से भी लेकर के आ। तो यहाँ पे आपको इसको आई तक ही चलाना है। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर आई लिख दिया, डॉट लेंथ, यानी कि आई की लेंथ तक हमारी दूसरी लूप भी यहाँ पे हमें चलाना है। मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ पे ख़राब हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन
जिस तरीके से हमने आई को इंक्रीमेंट किया है इसी तरीके से हमें जे को भी यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। और बाहर आकर के अगेन वही आपको लगाना है ये, और इसके बाद इस स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे। अब हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे सही हो चुका है। तो हमने रो क्रिएट कर लिया कि भाई जितने रिकॉर्ड दिखाने हैं ये, इससे हमारा ये ऊपर का क्रिएट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर। अब मुझे यहाँ पे टेबल की हेडिंग क्रिएट करना है, नेम, ईमेल, इन सब के लिए एक लाइन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आ गया न्यू लाइन के अंदर एंड मैंने इसको प्रोवाइड किया टेबल का हेडिंग। अगेन यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल्स टू स्पेस टेबल डेटा। अब बेसिकली आई के लिए, रोज एंड कॉलम्स के लिए ऊपर मैंने लूप जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब उसे यहाँ पे प्रिंट भी कराना है, तो मैंने यहाँ पे वो सारा लिखने जा रहा हूँ आई और जे दोनों के लिए। तो इस जगह पे एक के अंदर आपको रख देना है यहाँ पे आई एंड दूसरे के अंदर आपको रख देना है जे। इसके बाद बाहर आकर के मैं इस लाइन को भी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। टीएच स्टार्ट किया था उसको याद से क्लोज करें। यहाँ नीचे आकर के जो ऊपर की लाइनें हैं ना वो सारा भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लगा रखा है, ऊपर भी लगा रखा है, तो इन सभी को भी यहाँ पे क्लोज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लोज किया, ब्रेसेस को बंद किया जो हमने ऊपर स्टार्ट किया था, एंड मैंने यहाँ पे दूसरे को भी क्लोज किया। और इसके नीचे आपको आपका टेबल का रो यहाँ पे क्लोज रखना है। अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे आकर के आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो करंटली यही देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन हमने रखा नहीं है, सो आप इसको इग्नोर करें। तो अब ये तो हो गया हमारा कि जिस केस में रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है भाई टेबल की हेडिंग दिखा करके छोड़ दे। तो अब इससे क्या होगा ना, आपका टेबल का हेडिंग जो है ना वो आप यहाँ पे प्रिंट करा लोगे। ठीक है, अब इससे पूरा का पूरा आपका ये वाला लाइन बहुत ही ईजिली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे ये नीचे का पोर्शन प्रिंट कराना है, यानी कि टेबल के डेटा को प्रिंट कराना है। और इसको कराने के लिए मैं एज इट इज़ ये पूरा का पूरा TR यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने नीचे एंटर करके कुछ कोड को सेपरेट किया। अब इफ वाला पार्ट तो ऊपर हमने कर दिया है जिसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है, और दूसरा पार्ट बनता है हमारा एल्स। तो अगेन मैं यहाँ पे अपने कोड को स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रेसेस लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा एल्स एंड अगेन मैंने इसको क्लोज किया। ये कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। एंड इसके बाद मैंने उस पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने कहा एक रो क्रिएट कर, रो क्रिएट करने के बाद फॉर लूप, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया जो कि जे है, जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन टेबल डेटा, और यहाँ पे आई डॉट लेंथ, इसके बाद जे प्लस प्लस। यहाँ पे हमने TH को स्टार्ट किया है। अब हमें यहाँ पे TD कर देना है कि भाई हेडिंग बन गई है, अब जरा हमें रो को भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू टेबल डेटा IJ और इसको हम बंद कर देंगे। एंड इसके नीचे का भी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे TR को भी क्लोज कर देना है। इसके बाद दुनिया भर के ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, इसे भी हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया यही एज इट इज़ मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आकर के मैंने उसे कर दिया पेस्ट। एंटर करके अगेन पेस्ट। इसके बाद हमारा टेबल टैग बंद हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया, वो इसी बीच में मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। टेबल के जस्ट बाद आपका सेंटर टैग, फिर बॉडी टैग, फिर HTML टैग। इसे आपको Ctrl+A करके Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। इस पूरे के पूरे कोड को ऑनलाइन आ जाना है, यहाँ पे इसे डिलीट मारे, कहाँ से, display.html के अंदर से, एंड अपने अभी वाले कोड को यहाँ पे आकर के पेस्ट करें। मेक श्योर आपने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली यहाँ पे टाइप किया हो। इतना काम पूरा होने के बाद आपको इसको एक बार यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ और कोई खास ऑप्शन आपके पास है नहीं, एग्जीक्यूट लॉग का ऑप्शन है। एक बार ये प्रॉपरली सेव हो जाता है, अपने code.js की फाइल में वापस आ जाओ। इसको भी सेव कर लेना अगर कोई ऑप्शन है तो। मेक श्योर ये डिस्प्ले वाले का कोड जिस तरीके से हमने किया था वो आपने किया हो। अब आपको आना है code.js पे और इसको आपको सिंपली यहाँ पे रन कर देना है। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। मेक श्योर कोड आप सही तरीके से लिखे। अगर कोई परमिशन मांगता है यहाँ पे जिस तरीके से डेटा को सेंड करने के टाइम पे आता है एक्सेल के शीट के ऊपर, तो उसी तरीके से परमिशन भी आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। मुझे करंटली लगता है कि सारा कुछ यहाँ पे करेक्ट है और ये अभी तक तो सही तरीके से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है अपने शीट के ऊपर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल, फाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे शेयर, शेयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर विद अदर्स, और एक और ऑप्शन मिलता है आपको पब्लिश टू वेब। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा ऑप्शन है एंटायर डॉक्यूमेंट या शीट 1। एंटायर डॉक्यूमेंट कर दोगे तो नीचे आपने और भी शीट बना रखे होंगे, वो डेटा भी आपका लीक हो जाएगा, लोग देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने मल्टीपल डेटा रखा है और आप दिखाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं करंटली कह रहा हूँ भाई शीट 1 ही दिखाना है क्योंकि उसी के अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है। एम्बेड का भी एक ऑप्शन है लेकिन करंटली उसके अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से यहाँ पे रखना चाहते हो। तो
तो मैंने यहाँ एम्बेड के ऊपर क्लिक किया, शीट 1 के ऊपर क्लिक किया, पब्लिश के ऊपर क्लिक किया। कहता आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश दिस डेटा। मैंने कहा बिल्कुल करना है। तो आपके सामने एक पब्लिश का कोड आ जाएगा, आप इसे कॉपी करेंगे और यहीं पे नीचे आकर के कहीं भी एंटर प्रेस करके आपको इसको पेस्ट कर देना है फिलहाल के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है लिंक। ये आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको कॉपी करें एंड किसी भी न्यू टैब के अंदर आकर के इसको पेस्ट करके आपको देख लेना है। तो आप देख सकते हो इस जगह पे वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू प्रोवाइड कर रहा है। अपने वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करें ताकि आपको ये देखने में प्रॉपर लगे एंड जो भी आप चाहते हो चेंजेस को परफॉर्म करना वो आप बहुत ही ईजिली अपने CSS के फाइल के अंदर, अपने HTML के डिज़ाइन के अंदर कर सकते हो। उसी तरीके से आपकी स्टाइलिंग यहाँ पे प्रीव्यू आएगी। ये करंटली ऑनलाइन हम देख रहे हैं जो कि हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, एक बार इसको भी रिफ़्रेश कर देते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है ना, ये आई फ्रेम SRC, इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है। ये हो जाने के बाद जो आपका डिस्प्ले का पेज है ना, इसके अंदर से सारी चीज़ें आप यहाँ पे इरेज कर दो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन भेजने के लिए था ना। अब यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल सा कोड करना है। क्या करना है, HTML को फटाफट से स्टार्ट कर लो। टाइटल में दे दिया मैंने यहाँ पे डिस्प्लेइंग ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया। इसके बाद मुझे वो टेबल सेंटर में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सेंटर टैग का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। सेंटर टैग के अंदर हमें यूज़ करना है आई फ्रेम टैग का, और ये जो सोर्स है SRC है, इस जगह पे आपको वो पेस्ट कर देना है जो भी हमने नेट से कॉपी किया। ये आई फ्रेम आपका 2 बार क्लोज हो गया है, तो इसको भी आपको यहाँ से इग्नोर करना है और डिलीट करना है। स्टिल मैं देख पा रहा हूँ ये आई फ्रेम 2 बार आ गया, तो मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सेंटर टैग के अंदर आपने जो कॉपी किया था उसके बाद ये जो सोर्स कोड है आपका एम्बेड करने के लिए आई फ्रेम का, ये एज इट इज़ कोड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये एम्बेड वाला, और यहाँ पे आकर के आपको उसको पेस्ट कर देना है। इतना काम पूरा होने के बाद आपको इसको डॉक्यूमेंट को सेव करना है एंड इस पेज को आपको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके रन कर देना है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा लुक हमारे सामने यहाँ पे आया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहीं पे ला करके मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो आप देखोगे डेटा हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। हमें इसकी अलाइनमेंट को सही करना है ताकि ये दिखने में यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे आ गया कोड के अंदर। अब हमारा जो कोड है वो एक्चुअली ऑनलाइन है, तो जो हमने डिस्प्ले वाला किया था ना उसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पे आकर के ना जहाँ भी हमने टेबल क्रिएट किया है इसके अंदर हमें स्टाइल शीट परफॉर्म करनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा स्टाइल CSS क्रिएट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। डबल कोट्स का यूज़ किया यहाँ पे मैंने, और स्टाइल टैग के अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ कि भाई पहले तो टेबल का बॉर्डर दिखा। तो मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बाहर आकर के ना मतलब नॉर्मल हमारा टेबल टैग के अंदर इस थोड़ा सा गैप मेंटेन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल पैडिंग इक्वल टू लेट्स गो विद 5 पिक्सल्स। यहाँ पे कोलन है, सेमी कोलन नहीं है, 2 बिंदी लगा रखी है यहाँ पे मैंने, इस बात का ध्यान दे। इसको आपको सेव करना है और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करें। अगर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो आपको अपने वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को यहाँ पे डिलीट करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक विड्थ एलोकेट कर रहा हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे आ गया, सेमी कोलन दे करके मैंने इसका प्रोवाइड किया एक विड्थ इक्वल्स टू, और इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कोलन। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया विड्थ कोलन, डबल कोट्स के अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करें, लेट्स गो विद 500 एंड डबल कोट क्लोज। इसके बाद आपको सेमी कोलन देना है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक हाइट भी एलोकेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हाइट कोलन, यहाँ से आपको डबल कोट को रिमूव कर देना है, स्पेस प्रोवाइड करें एंड हाइट मैंने यहाँ पे एक प्रोवाइड कर दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल 500 पिक्सल्स। इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है एंड डबल कोट बंद करना है। डबल कोट कौन सा है उसको आपको याद रखना है। ये जो डबल कोट हमने CSS के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया है वो यहाँ पे आकर के एंड हो गया। सिंपली इसको सेव करें, वेब पेज के ऊपर आकर के रिफ़्रेश करें। चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो अपने वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करें। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके से इसको प्रॉपर्ली अलाइन किया जाए। अब ये जो है इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। ऑनलाइन तो कर दिया, अब ऑफलाइन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने डिस्प्ले का कोड बना रखा है, जिस पेज को हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, जो कि हमारा display.html है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। और ये जो आई फ्रेम है ना, यहाँ पे हो सकता है आपका हाइट और विड्थ ऑलरेडी यहाँ पे लगा हो, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक सेमीकोलन प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे हाइट इक्वल्स टू लेट्स गो विद 700 पिक्सल्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया एक सेमीकोलन और एक विड्थ यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं। तो विड्थ मैंने एलोकेट कर दिया, लेट्स गो विद 1015 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा विड्थ इक्वल्स टू, ये कोई भी रैंडम नंबर है, जब आपके स्क्रीन के ऊपर अच्छा दिखे वैसा आपको यहाँ पे रखना है। सेव करके अपने डॉक्यूमेंट पे आएंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, स्टिल काम नहीं करता, वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करेंगे।
आप देख सकते हो चीज़ें यहाँ पे अलग तरीके से अलाइन हो चुकी हैं एंड कुछ मिस्टेक हमने की है जिसके कारण ये यहाँ पे ख़राब हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, विड्थ को यहाँ पे पहले रख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। विड्थ इक्वल्स टू 1015 पिक्सल्स एंड ये हमारा यहाँ पे डबल कोट के अंदर रहेगा। ये हो जाने के बाद आपको लास्ट में एक सेमीकोलन प्रोवाइड करना है। हाइट को वापस से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे हाइट इक्वल्स टू, इसको भी मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू को एनक्लोज्ड कर रहा हूँ। नॉट एंटर, मैं इसको यहाँ से सही कर देता हूँ पहले की तरह। एंड यहाँ पे हमने यूज़ किया डबल कोट्स और इस जगह पे भी हमने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ किया। तो आप देखोगे हाइट के बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया है। या फिर ये काम करते हैं, अगर ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग है तो यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ कर लो। तो मैंने कहा यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू, इसके बाद आ जाएगा हमारा डबल कोट, उसके अंदर मैंने एलोकेट कर दिया हाइट इतना रहेगा। यहाँ से डबल कोट को रिमूव कर लो एंड विड्थ के पास से भी आपको यहाँ पे डबल कोट रिमूव कर लेना है। लास्ट में आकर के एक सेमीकोलन यहाँ पे आपको लगा देना है। अब क्योंकि ये एक स्टाइल शीट है तो यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते, इसकी जगह पे आपको कोलन का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रॉपरली आपका यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे जो हमने फॉल्स लिखा है ना, बेसिकली आपको यहाँ से इसको इरेज करना है एंड यहाँ पे एक डबल कोट लगाना है। इसके बाद अपने वेब पेज पे वापस आ जाएंगे, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो इसका हाइट और विड्थ यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जैसा भी आपने किया है वो हो चुका है। इसके विड्थ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, वो आप टोटली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेव करके रिफ्रेश करें, अपने हिस्ट्री को क्लियर करें, आपको चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इसके अंदर डेटा को पास करोगे ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये सारा कुछ काम हमने कंप्लीट कर लिया, वो आपने देखा अब तक जितना हमने फॉलो अप किया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से मैं कुछ फिल करूंगा तो वो मेरे एक्सेल के शीट के ऊपर जाकर के स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेल के शीट के ऊपर से हमने उसको अपने HTML के वेब पेज के ऊपर बुला लिया, यहाँ भी ठीक है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो ऑनलाइन यहाँ पे स्टोर हो रहा है वो काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, फैच कराने का काम आप ऑफलाइन कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे। तो ये वाला जो काम है वो ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये फॉर्म आपके कंप्यूटर तक लिमिटेड है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठ के खुद ही एंट्रीज पास करता रहूँगा, अगर ऐसा ही रिक्वायरमेंट है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से इसे कोई भी देख सके, मेरे फॉर्म के ऊपर एंट्रीज पास कर सके। मेरा कोई इवेंट हो रहा है, कुछ रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो मैं उन बच्चों को बोलूँ रजिस्टर करो और मैं यहाँ पे आकर के उस डेटा को अपने पास रिट्रीव कर लूँ। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लेकर के आएंगे डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर, ताकि पूरी दुनिया से कोई भी इसे देख सके और इसके अंदर एंट्रीज जो है वो पास कर सके। अब इसे ऑनलाइन लेकर के आने के लिए मैं यहाँ पे डोमेन रेसर का यूज़ करने वाला हूँ। किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए और उसे ऑनलाइन लेकर के आने के लिए कम से कम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरा होता है होस्टिंग। डोमेन नेम होता है नाम, पहचान, आइडेंटिटी, जैसे google.com, facebook.com, youtube.com, हमारे केस में यहाँ पे domainracer.com। होस्टिंग होता है आपका स्टोरेज प्लेस, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट की सारी फाइलों को स्टोर करके रखोगे। तो अगर आप domainracer.com पे आओगे तो आप इन सारी ही सर्विसेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। domainracer.com पे आने के बाद आपको यहाँ से जाना है वेब होस्टिंग के ऊपर। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिल जाता है, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स आपका सर्वर फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये पूरा का पूरा सीरीज आपने सिर्फ सीखने के मोटिव से किया है तो आपको ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक की तरफ जाए, बहुत ही कम प्राइस में आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपका रियल में कोई इवेंट है, आप डेटा स्टोर करना चाहते हो और आपकी रियल लाइफ की एक वेबसाइट है, तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा हो सके तो सारी चीज़ें अनलिमिटेड की तरफ जाओ, कम से कम हो सके तो पर्सनल की तरफ आप ज़रूर जाए। मैं करंटली यहाँ सिल्वर की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ। ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके यहाँ मैंने व्यू मोर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से आपको अपने लिए एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, .com .in जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट करें और चेक पे क्लिक करें। एक बार ये अवेलेबल हो जाता है तो नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करें, डिटेल्स को रीड आउट करके अगेन कंटिन्यू करें, अपने होस्टिंग प्लान को चेक करें, डोमेन नेम को चेक करें एंड चेकआउट के ऊपर क्लिक करें।
चेकआउट पे क्लिक करने के बाद जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वही चीज़ें आपको यहाँ भी करना है। अपने बेसिक डिटेल प्रोवाइड करें, एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें, एक पासवर्ड जनरेट करें और अपने ऑर्डर को यहाँ से कंप्लीट करें। एक बार आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हो तो आप आ जाओगे मेन पेज पे। यहाँ से आपको जाना है लॉगिन के पेज के ऊपर और ऑर्डर कंप्लीशन के टाइम पे जो ईमेल एंड पासवर्ड आपने दिया था वो फिल करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका डैशबोर्ड है। जितने भी सर्विसेज आपने ऑप्ट किए होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करें और जिस भी डोमेन नेम के ऊपर आपको अपने वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आना है उसके एक्टिव बटन पे क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन टू सी पैनल, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका सी पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डोमेन रेसर के वेब होस्टिंग सर्वर्स में आपको 100+ ऑप्शंस मिलते हैं चीज़ों पे डील करने के लिए। हो सकता है ये मिनिमाइज हो, इसको आप मैक्सिमाइज ज़रूर करें। जैसे कि ईमेल्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जेट बैकअप के बहुत सारे टूल्स हैं, फाइल्स को हैंडल करने के बहुत सारे टूल्स हैं। ऐसे ही हर एक कैटेगरी के हिसाब से आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें करंटली वेबसाइट को ऑनलाइन अपलोड करना है तो हम जाएंगे फाइल मैनेजर पे एंड यहाँ फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करें। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा public_HTML, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और इस जगह पे आपको अपने वेबसाइट को अपलोड करना है। गूगल पे जाकर के आपको टाइप करना है डाउनलोड WinRAR। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, इसे इंस्टॉल करें, ये इसका आइकन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर इसको इंस्टॉल ज़रूर करें। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट की या फिर इस फॉर्म की जितनी भी फाइलें हैं उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो अननेसेसरी फाइल है उसको रिमूव करें। मेरे केस में ये मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ऐड टू आर्काइव करना है। जिप फाइल क्रिएट करें, नाम जो मर्जी रखें एंड ओके के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके वेबसाइट का एक बैकअप फाइल जनरेट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे ला सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप काम ना करे तो सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके भी उस फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार ये अपलोड हो जाता है तो आप चाहें तो इस पेज को यहाँ से कट कर सकते हो। यहाँ पे आकर के इसको रीलोड करें, यहाँ पे अपने फाइल को देख सकते हो। राइट क्लिक करें और सिंपली आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करें, क्लोज करें और अपने बैकअप फाइल को यहाँ से डिलीट करें क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है। उसके अंदर आप डेटा को स्टोर भी करा सकते हो, डिस्प्ले भी करा सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद जो भी डोमेन नेम आपने सेलेक्ट किया था सिंपली आपको न्यू टैब के अंदर उसको ओपन कर लेना है। आप चाहें तो इन टैब्स को यहाँ से कट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये वेबसाइट हमारा यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है या फिर ये फॉर्म हमारा यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है। अब इसे पूरी दुनिया से कोई भी यहाँ पे चेक कर सकता है, एंट्रीज को पास कर सकता है और आप उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करके फेच करा सकते हो। बहुत ही ईजी होता है यहाँ पे इन चीज़ों को परफॉर्म करना। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।